बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक टफ दिन और आई थिंक हम इसकी आशंका जता रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि थोड़ा सा मार्केट में ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में इस हायर क्रूड, लोअर रुपी, इन सब का कॉकटेल जो है कहीं ना कहीं जाकर वापस इम्पैक्ट करेगा और इसीलिए 2-3 दिन से थोड़ा कॉशियस भी रहा था। फ्रेश लॉन्ग ना बनाने की सलाह थी। वो आई थिंक पिछले 2-3 दिनों की गिरावट में वो साबित होता हुआ दिख रहा है कि शायद वही सही अप्रोच थी। खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी सुबह के लो को जो वीरो ने मेंशन किया था 10 डे में उसको बचा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी डे लो पर है लेकिन निफ्टी कम से कम डे लो से थोड़ा ऊपर है और उस 10 डे के जोन को बचाने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी उतना नहीं गिरे जितना कि लार्जर इंडेक्स गिरे। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ये भी है कि अभी भी थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली क्रूड 100 के ऊपर टिका हुआ है, पूरे दिन 103-104 के करीब रहा, तो वो हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है। इन सब की बातचीत होगी। श्रेया वेरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। $100 के ऊपर क्रूड और रुपए की कमजोरी बाजार पर भारी, लगातार दूसरे दिन गिरावट। हालांकि निफ्टी की निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश, लो से करीब 100 पॉइंट का सुधार। सन फार्मा, L&T, सिप्ला और भारती ने भरा जोश। हालांकि बैंक निफ्टी 750 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। ICICI बैंक और HDFC बैंक ने बनाया दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक अच्छे नतीजों से ओरेकल फाइनेंशियल्स करीब 8% ज़्यादा उछलकर वायदा का टॉप गियर बना। साथ ही टाटा कॉम में खजारी कायम लेकिन कमजोर कमेंट्री से एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हैवेल्स। साथ ही SBI लाइफ कमजोर, वहीं उधर कमजोर चार्ट्स के चलते फिसले हुंडई और ICICI प्रू लाइफ। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज़्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसला इंडेक्स। यूनियन बैंक नतीजों के बाद 5% से ज़्यादा फिसला। साथ ही ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी भी नीचे। कमजोर बाजार में फार्मा शेयरों में दिखा दम, करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। कनाडा में सेमीग्लूटाइड के जेनरिक वर्जन को जल्द मंजूरी की उम्मीद से डॉक्टर रेड्डीज में लगा 10% का अपर फ्रीज। साथ ही पिलबल फार्मा और सिप्ला भी वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बर्नस्टीन ने लिखा ओपन लेटर, बोला रिफॉर्म लाइए वरना पिछड़ जाएगा भारत। एग्रीकल्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग समेत 8 बड़ी थीम में बोल्ड फैसलों की वकालत। कहा केवल ऐप बनाने से नहीं चलेगा काम, खुद के AI मॉडल्स पर करना होगा काम वरना IT नौकरियां पड़ेंगी खतरे में। कल दिग्गज रिलायंस के आएंगे नतीजे। इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस भी पेश करेंगे अपने रिजल्ट। CNBC टीवी पोल के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस के मुनाफे में 25 से 30% का उछाल संभव। हालांकि एनाइम्स में हल्का दबाव मुमकिन। वायदा में शामिल अदानी ग्रीन, जिंक, लोधा और LTF के नतीजों का भी बाजार को रहेगा इंतजार। ओके, चलिए एक बार जरा निफ्टी बैंक लेकर आइए। निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे, लेकिन आज की असली कहानी छुपी है निफ्टी बैंक में। 56,241 तक का लो गया है ना। सारे स्टॉप लॉस तोड़ दिए होंगे आज तो इसने। अगर डीप से डीप भी अगर आपने सेफ साइड पे लगाया होगा वो भी टूट गया होगा स्टॉप लॉस। PSU बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, वो क्या कर रहा है एक बार वो देख लेते हैं। ये दो मैं सबसे पहले क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट वो कॉकटेल का इम्पैक्ट है, क्रूड और रुपी। अगर आप देखें ब्रेंट 103 पर और डॉलर रुपी जो 3 दिन पहले 92 समथिंग पर था, आज वो वापस 94 के ऑलमोस्ट करीब 94 क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली 94.15 तक गया था लेकिन 94.07 पर है और हमारा रिसेंट हाई 95 ही रहा है। तो 3 हफ्ते के लो पर रुपी आया, क्रूड हाइस पर आया और इन सब का इम्पैक्ट। इन सब के बावजूद एक बात ज़रूर कहूँगा कि मार्केट गिरा ज़रूर है लेकिन फिर भी रिजिलियंट है। निफ्टी इतना नहीं गिरा, इससे कहीं ज़्यादा गिर सकता था। शायद वो 10 डे का सपोर्ट ले रहा है जो भी है, और रुक रुक कर मार्केट में ख़रीदारी भी आ रही है। अगर आप देखें, बस ये है कि आज की मार्केट में फ़र्क ये है कि आज की जो ख़रीदारी है वो टिक नहीं रही है बेसिकली।
हायर लेवल पर। और बैंक निफ्टी में काफ़ी दबाव है, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है। और जैसा मैं कह रहा था, एक मजबूत तेल और कमज़ोर रुपए, इसका गणित जो है वो भारी पड़ रहा है। अब हमारा, हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो रिपोर्ट्स थी कोटक की वो गलत थी पेट्रोल प्राइस हाइक को लेकर, लेकिन रिस्क तो रहेगा, हमेशा रहेगा। और अगर आप देखें तो CNBC आवाज़ ने 2 दिनों से सतर्क करके रखा हुआ है कि फ्रेश लॉन्ग नहीं लेना है, और बिना डरे नहीं लेना है ये नहीं बोला हमने साफ बोला कि बॉस अब थोड़ा सा एक डिप मिल जाए सिग्निफिकेंट तो दोबारा बाइंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा। और बैंक निफ्टी पे आपको याद होगा हमने कल या परसों डेथ क्रॉसओवर का भी एक रिस्क बताया था आपको। और मैक्रो चैलेंज जो है ना, वो मार्केट के लिए वापस एक रिस्क बन रहा है। क्या है ये मैक्रो चैलेंज? ये रुपी प्लस क्रूड का कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव है, इस चीज़ को मानिए। और हमारी मार्केट वैसे भी जो 24,800 तक का ही टारगेट था वॉर रिलेटेड, वो उसके हम मोरलेस करीब आ गए थे 24,600 पर। इसके बाद की रैली के लिए हमारे मैक्रोज इनको फेवरेबल होना पड़ेगा बेसिकली। सीज फायर है लेकिन क्रूड गिरने को तैयार नहीं है, ये क्लियरली आपको एक दिखाई दे रहा है। और मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है। और फार्मा शेयर्स यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, कुछ देर में डिस्कस करेंगे क्यों, लेकिन ये मोटा मोटी बाजार का आज का लेखा जोखा। हाँ, बाजार का लेखा जोखा हमने समझ लिया, लेकिन आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा। किस दिशा जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ से दिशा और दशा क्या तय होती है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन लगातार 4th कंसेक्यूटिव सेशन जब रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, बड़ा सिरदर्द वो बना हुआ है। ब्रेंट जिस तरीके से भाग रहा है वो एक बड़ा हैंगओवर बनकर फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन PSU बैंक्स ने जिस तरीके से गिरावट दिखाई आज के सेशन में, वो कंसर्निंग। सर, बड़े सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहे हैं कि 2 दिन के मूव्स अब किस ओर इशारा कर रहे हैं। अगर क्रूड इस तरीके से ही रहा, 102 103 के पास रहा, तो क्या और परेशानी का सबब बनेगा? रुपए में अगर कमजोरी परसिस्ट करती है तो क्या जो बड़ा अप ट्रेंड अभी तक लग रहा था बाजार का, अच्छा टेक्सचर, क्या वो अब खराब टेक्सचर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव से अभी बाजार में तलाशने चाहिए, इंडेक्स से अभी दूरी बना के रखनी चाहिए? बहुत सारे सवाल पूछ डाले आपने श्रेया, मैं कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब देने की। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका आखिरी सवाल है उसका जवाब देता हूँ, वो सबसे आसान है। बाजार में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अच्छे बाजार आपको आइडियाज़ दे रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ओरेकल फाइनेंशियल। मैं कुछ देर में जब रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स पर आऊँगा उसकी बात करूँगा, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि चला हुआ स्टॉक है लेकिन फिर भी नंबर्स इतने शानदार हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आपको IT में रहना ही है ना तो ऐसे स्टॉक्स चुनें जहाँ ग्रोथ है कम से कम, वो 1% 2% के पेंच में मत फंसे। तो वो आइडियाज़ अभी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा, और शॉर्ट आइडियाज़ भी हैं। हैवेल्स देख लीजिए आप एक बार, हैवेल्स आज सुबह सुबह सबसे पहले CNBC आवाज़ पर ही डिस्कस हुआ था, आपको याद होगा। और आज का चार्ट, और वो देखिए आज कितना नीचे है, आज करीब करीब 6-7% नीचे है। सुबह सुबह सबसे पहले यहीं पर एनालाइज हुआ था, बाद में कॉपी हो गया होगा कहीं। ठीक है, अब क्या है ना, इंडेक्स पर अभी कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल के लिए इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है। और जब बढ़िया ट्रेड आएगा तब लेंगे हम। अभी तो हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं ना कि नहीं, नई पोजीशन नहीं लेंगे। पुरानी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हेज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली अगर आप वो 22,500 22,700 से लेकर बैठे हैं तो। आज भी इंडेक्स में दोनों तरफ फंसे होंगे ट्रेडर्स। आप इंटरडे चार्ट देख लीजिए निफ्टी का, ट्रस्ट मी, ऐसी मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। आसान होता है हमारे लिए कहना, क्योंकि हम कमेंटेटर्स हैं। इतना ही आसान होता तो हम भी उस साइड पे होते ना, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए ये आज भी दोनों तरफ ट्रेडर फंसे होंगे। और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में तो आज सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे। बैंक निफ्टी देखिए एक बार ज़रा, अगर आपने कोई वो अग्रेशन में कोई ट्रेड ली होगी वो उलझुल लेवल पे, तो वो सारे के सारे स्टॉप लॉस आज वहाँ पर ट्रिगर हुए होंगे, आराम से मक्खन की तरह ट्रिगर हुए होंगे वो सारे के सारे स्टॉप लॉस। देखिए, इंडिविजुअल थीम से मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी पैसा है और आपको वहीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब तक क्रूड 110 120 के पार ना हो तब तक मार्केट में बड़ी वाली गिरावट नहीं होगी। मार्केट से मेरा मतलब है मिड और स्मॉल कैप में। मिड और स्मॉल कैप का एक बहुत सिंपल फंडा है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे। मार्केट थोड़ा चलेगा या बहुत ज़्यादा चलेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप और ज़्यादा चलेंगे। ये मिड कैप का एक टेक्सचर है, वो उसी तरीके से मिड और स्मॉल कैप करते हैं।
लेकिन शायद बड़ी रैली के लिए, अगर आपको यहाँ से बड़ी रैली देखनी है, उसके लिए क्रूड का 90 के नीचे आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक वो डर लगा रहेगा हमेशा कि वापस कहीं 100 क्रॉस हो गया तो, वापस 110 क्रॉस हो गया तो बड़ी रैली नहीं आ पाएगी मार्केट में कोई भी। और वैसे भी अब हम ध्यान रहे, अब हम 22,500 या 22,600 पर नहीं है, अब हम 24,000 के ऊपर है। तो अब यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड मापना है। यही तो हम बात कर रहे थे ना पिछले 2-3 दिन से। और किस लिए रीज़न था कि बात हो रही थी कि नहीं, अभी थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। अब मैं निफ्टी के लेवल्स पर आ जाता हूँ। देखिए, सपोर्ट वही जो आज हमने सुबह मेंशन भी किया था, और जहाँ पर मार्केट ने लो भी बनाया सुबह 24,150 से 24,200, थोड़ा नीचे चले गए थे उसके 16 पॉइंट। रेजिस्टेंस कहाँ है? 24,350 से 24,400। आप देखिए मार्केट में कोई भी रैली आ रही है, बस वो 24,300 के पास आके फेल हो रही है, तो वो क्लियरली आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक 55,500, 55,800 तक की डिप मिले ना, तो वो मौका होगा वापस री एंट्री करने का, उससे पहले नहीं। और रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियरली अब वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, 57,300 से 57,500 ये बैंक निफ्टी की क्लियर कट रेजिस्टेंस है आपके लिए। और एक बात बहुत क्लियर है मार्केट के लिए, ये एक एल्गो है, जैसे जैसे क्रूड बढ़ेगा बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स ये अंडर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ऐसे में नॉर्मली आईटी आउट परफॉर्म करता है, लेकिन आईटी का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है नंबरों के बाद कि वो चलने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से आईटी पे देखिए आप, वरना लॉजिकली आज आईटी को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, और वो ट्रेड प्ले भी हुई थी। एक बार आप देखें, एक बार के लिए आईटी सुबह ग्रीन में आया भी था ऑलमोस्ट, लेकिन वो फिर बिग कोलैप्स हो गया। तो बैंक्स और निफ्टी आईटी दोनों प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट को। मार्केट को सिर्फ आज एक दो सेक्टर ने बचाया, एक तो एफएमसीजी और एक फार्मा। अरे ये भी इंटरेस्टिंग ट्रेड है, ये थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड मार्केट में प्ले आउट हो रही है, एक एफएमसीजी की और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मा की। आई थिंक फार्मा में जो ट्रेड प्ले हो रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए खैर, वीरो के पास चलते हैं। आज स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे वो जान लेते हैं। वीरो बताइए। बिल्कुल अनुज, देखिए कल इसी सेगमेंट पे 2 बजे ही मैंने एक स्टॉक का उल्लेख किया था, दैट सीजी पावर। अनुज, इसने कल के हाईज को भी, स्विंग को भी काट कर अब डे हाई की डायरेक्टरी में सीजी पावर अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और जरा इसका बिल्डअप देखिए, 837, 2.5% ओवाई शेड हुआ है, यानी कंप्लीटली जब ये अब स्विंग काट चुका है दिसंबर 24 के हाई, सितंबर 25 के हाई, ये बिल्डअप दिखाता हुआ, मतलब शेयरिंग दिखाती हुई कि शॉर्ट होल्डर्स कंप्लीटली बैकफुट पे हैं। इसका ऑल टाइम हाई इस रेंज का करीब करीब 875 का है। तो एक स्टॉक पे नज़र रखिएगा, प्लेसमेंट अच्छी और सारे के सारे शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे। दूसरा है अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस लिखा है, ये 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस ने आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन ट्रेड करना शुरू किया है, एंड मोस्ट स्पेशली मई 24 से लेकर आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है उसको इसने स्ट्राइक किया। मेरे जितने स्टॉक्स हैं ज़्यादातर में शॉर्ट कवरिंग है, जो 1% ओवाई शेड। तो एक रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस, एक हो गया सीजी पावर। दूसरा स्टॉक भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का है और दैट्स अदानी ग्रीन। स्क्रीन पे लेके आइएगा। इसने 17 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट कर दिया। इसने सितंबर 25, इसने नवंबर 25 के स्विंग हाइस को बाइसेक्ट कर दिया। इसमें ओआई लॉन्ग साइड पेयर हुआ है, 3.65% ऊपर, करीब 5.5 लाख रुपये का एडिशन हुआ, ये अच्छा है। और क्योंकि फार्मा का जिक्र हुआ तो फार्मा में एक नज़र रखिएगा प्लीज़, स्क्रीन पे लेके आइएगा। लॉरस लैब 2.69% ऊपर, ये ऑलमोस्ट इन एफर्ट्स के साथ अपने जनवरी 26, अपने मार्च 26 के स्विंग हाइस को टेस्ट कर रहा है। इसने कभी भी, आप समझिएगा कि 30 मार्च से लेकर यानी अप्रैल की सीरीज में कभी भी 10 डे नहीं वायलेट किया। आज गैप डाउन हुआ, कल डे लो पे क्लोज हुआ था, लेकिन आज वो पूरा का पूरा शॉर्ट स्क्यूज नजर आ रहा है। 7.5 लाख शेड हुए यहाँ पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अमूमन ये एक मोमेंटम स्टॉक है फार्मा में, तो इस पर नजर रखिएगा। पर अनुज, अगर ये क्रूड की ट्रैजेक्टरी यही रही, देखिए हम सब तो सोच रहे थे कि सीज फायर के बाद शायद क्रूड अंडर कंट्रोल हो, लेकिन अब ताना बाना ऐसा बन गया है कि जनाब एक तरफ अमेरिकी नाकाबंदी है ना। अनुज, अगर ये क्रूड ऐसा ही रहा तो अल्टीमेटली क्या बाजार कुछ दिन काम चलाएगा फार्मा के साथ, एफएमसीजी के साथ, या फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, या फिर पावर स्टॉक्स के साथ? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मार्केट में इस समय क्या है कि ये वो वाली मार्केट नहीं है मार्च की जिसमें सब कुछ गिर रहा था, है ना। ये मार्केट अलग है इसमें, लेकिन ये वो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल वाली मार्केट भी नहीं है कि जहाँ ले लिया आपने वहाँ पैसा बना। अब देखिए, आप निफ्टी का 1 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए और उसके बारे में सोचिए, जिसने 24,600 पर भी
ये सोच लिया कि नहीं बस अब मार्केट नहीं करेगा, हमें तो पॉजिटिव ही रहना है सिर्फ और नेगेटिव होना ही नहीं है, 24,600 पे भी फ्रेश लॉन्ग ले लीजिए, बिना डरे ले लीजिए, अगर उसमें आप फंसे हैं तो फिर तो वो तो फिर आप फंस गए। लेकिन फार्मा के आज चलने के अलग कारण भी हैं वीरू, क्योंकि आज जो फार्मा का लीडिंग स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज, उसके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, तो उसकी वजह से वो चला है। और अगर ऑब्वियसली वो चला है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बाकी सारे स्टॉक्स पर भी आपको देखने को मिल रहा है। 11% इस समय डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक ऊपर है। लेकिन ये बात आपकी सही है, मोर और लेस इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। अब ये मार्केट जो है ये एक बिट ऑफ एल्गो ट्रेड दोबारा बन जाएगा। यही क्रूड अगर 95 के नीचे आ गया तो फिर बैंक निफ्टी लीड करेगा, फिर बैंक निफ्टी वापस ऊपर आएगा और इन दैट केस वापस फार्मा और एफएमसीजी में शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अगर इस तरीके का मूव रहा जिसमें क्रूड ऊपर है, डॉलर रुपये में ये मूव आ रहा है, तो फिर वापस फार्मा, एफएमसीजी इस तरीके के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली मैं इसमें आईटी भी ऐड करता, लेकिन आईटी के अपने खुद के नेगेटिव फैक्टर्स हैं। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं फिर। जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे, एक फार्मा स्पेस को लेकर जिसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, दूसरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, वहाँ पे काफ़ी कमज़ोरी है। अच्छा, फार्मा स्पेस डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रू हुआ है 10.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो एक पॉजिटिव चीज़। तो क्या अब नेक्स्ट बड़ी थीम क्या फार्मा हो सकती है कैपिटल और पार स्पेस के बाद, और साथ ही पीएसयू बैंक इतने क्यों गिर गए सर? देखिए फार्मा पे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर भी तो आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले पीएसयू बैंक एड्रेस कर लेते हैं। पीएसयू बैंक्स क्यों गिरे? एक तो एक आध नंबर थोड़े से मार्केट को वीक लगे, और दूसरा ये इन्फ्लेशन का रिस्क। आई थिंक अब मार्केट को एक डर ये लग रहा है कि कहीं रेट हाइक साइकिल का रिस्क ना आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा, और यही कारण है कि मैं थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स पर इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं लेने के चक्कर में, क्योंकि क्रूड इस तरीके से भाग रहा है उस तरीके से। फार्मा में आई थिंक क्लियरली स्टोरी जो है ना श्रेया, वो स्टॉक स्पेसिफिक है। सेक्टोरली आई थिंक पॉजिटिव मूव है सेक्टोरली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले OFSS, ये सुबह का हमारा पहला बिग स्टॉक था। हर पैमाने पर शानदार नंबर्स, हर पैमाने पर, और ज़बरदस्त मूव, करीब 8.5% के करीब मूव है यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज़ ये दूसरा स्टॉक है आज रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में, और वो जो 10% का अपर सर्किट लगा, इनफैक्ट अब 11% हो गया है यहाँ पर। वो सेमाग्लूटाइड का जो कनाडा का वर्जन मिलने वाला है, उसकी उम्मीद में ये स्टॉक ज़बरदस्त भागा। इसके अलावा और क्या है, टाटा कम्युनिकेशंस बिग स्टॉक्स में शामिल, और अच्छे नतीजों से दौड़ा ये शेयर ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद आए आप पिरामल फार्मा सुबह CNBC आवाज़ के पैनल ने दी थी, सुपर हिट कॉल रही है, सारे टारगेट हिट हुए, और सारे के सारे टारगेट इंटरडे में हिट हुए। हिताची एनर्जी एक बार फिर से स्टॉक ने नया हाई बनाया, लगातार 20,000 से CNBC आवाज़ पर सिर्फ लॉन्ग रहने की सलाह रही है। ज़बरदस्त मूव हिताची एनर्जी पर। इसके बाद आइए आप आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें आइए आप सबसे पहले हैवेल्स, सुबह 8:30 बजे सबसे पहले CNBC आवाज़ पर सटीक एनालिसिस हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टॉक गिरा। उसके बाद यूनियन बैंक नतीजों के बाद शेयर में तेज़ गिरावट। वैसे ही PSU बैंक्स जो हैं वो थोड़े से वीक हैं, और SBI लाइफ सुबह बिग स्टॉक में साफ नज़रिया रखा गया था, साफ कि रेड, गोल मोल घुमा कर नहीं, लीपा पोती करके नहीं कि ऐसा है वैसा है, नेगेटिव रेड था, और स्टॉक जो है अब आपको डे लो पर काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम को समझ लेते हैं। राइट, शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, तो कौन से स्टॉक्स आज ज़्यादा गिर रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं। SBI लाइफ, अभी आपने बताया नतीजे ख़राब थे, बिग स्टॉक्स में शुमार किया गया था रेड में, नेगेटिव स्ट्रीट ने भी पनिश किया है 3% नीचे। श्रीराम फाइनेंस आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3% नीचे। पूरा ऑटो पैक अगर आप देखिए बैकफुट पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, महिंद्रा 3% ज़्यादा टूटा, टाटा मोटर्स 3.5% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे भी 2.5% के करीब देखने को मिल रही है। हैवेल्स अगेन नतीजे ख़राब, इसको भी लिया गया था बिग स्टॉक्स में रेड में, 6.5% नीचे आज के सेशन में। यूनियन बैंक का भी रिजल्ट पसंद नहीं आया स्ट्रीट को, पूरा PSU बैंक सी खराब स्थिति में फिलहाल 8.5% ये भी नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अगेन ऑटो पैक से दो स्टॉक TVS मोटर, अशोक लेलैंड 4.5-5% के गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चल कौन से स्टॉक्स रहे आज के सेशन में? डॉक्टर रेड्डी सेमाग्लूटाइड की जेनरिक वर्जन को मंजूरी मिली है कनाडा में, उसने बूस्ट किया सेंटिमेंट, 11% अप है, और पूरा फार्मा स्पेस आज फ्लेवर में है।
सिप्ला देख लिया अगेन 6% नीचे, जियो फाइनेंशियल चढ़ गया आज 5% और अदानी इंटरप्राइजेस 2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। ओरेकल फाइनेंशियल गजब के नतीजे और करीब 9% अप है। पिरामिड फार्मा और शानदार यहाँ पर तेजी 7% अप है, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। फार्मा स्पेस भी अच्छी खासी तेजी। हिताची एनर्जी लगातार इसमें पंख लगे हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा, 4% तेज आज के सेशन में और पॉलिसी बाजार भी 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। लेकिन कार्यक्रम का क्रम समझते हैं, शो में होगा क्या। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचि जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर ऊपर से जानेंगे कि आज डॉक्टर रेड्डीज में तेजी क्यों है। फिर 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि ओरेकल फाइनेंशियल आज का हीरो ऑफ द डे क्यों है। 2:30 हैवल्स पर बुल्स वर्सेस बेयर लेकर हाजिर होंगे आशीष और नुपुर। 2:35 पर नुपुर बताएंगे आपको कि बर्स्टन ने पीएम को किन बड़े रिफॉर्म के लिए चिट्ठी लिखी है। 2:40 पर आशीष बताएंगे कि क्यों एचएसबीसी ने भारत की रेटिंग घटाई है। फिर 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस के क्वार्टर फोर नतीजों का अनुमान पेश करेंगी अनन्या। साथ ही लोधा और हिंदुस्तान जिंक के नतीजे कैसे रहेंगे समझाएंगे कंचन। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। 3:10 पर उन जिससे समझेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और फिर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 96.7। यहाँ पे 94 के स्टॉप लॉस बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 99 से लेके 101। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट, शिल्पा जी का ये लॉन्ग ट्रेड हो गया जीएमआर एयरपोर्ट्स। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए अशोक लेलैंड पे एक सेल ट्रेड रहेगा। अशोक लेलैंड में कुछ करेक्शन के साइन इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। आई थिंक ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में 174.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 165 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 170 वाला पुट ऑप्शन जो ₹2.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें ₹1.60 का स्टॉप लॉस लगा ले और ₹5 के टारगेट सेट कर ले। अशोक लेलैंड यहाँ पर बिकवाली की राय आई है मानस जी की तरफ से, तो एक बाई साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड अभी आ गई है। गाबा सर गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है? मैं शॉर्ट साइड अब भी। गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। और स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। एम्फेसिस में सेलिंग प्रेशर है, ट्रेड करें 2278 पर और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2288 का। 7888 इसका 10 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड 2250 पॉसिबल है एम्फेसिस। एम्फेसिस, चलिए ये हो गई गाबा सर की पिक। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी लॉन्ग साइड की ऑन कोल इंडिया। कोल इंडिया एक पुल बैक मोड में था, यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी हायर लो का है। इसने 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट किया, एक टाइट कंसोलिडेशन था और पिछले 2 दिनों में स्पेशली आज के दिन में हम देख रहे हैं कि 10 और 20 डेमा भी रिगेन हो गया है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव बनता है टेक्निकली, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 444 का और टारगेट्स रहेंगे 462 के। ओके, कोल इंडिया 429 में सिर्फ आपका लॉन्ग कॉल 550 पे ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में एक रेजिस्टेंस है ऑन द 40 डेली मूविंग एवरेज, अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है। ये जो बाउंस आया था वो भी कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। प्लस लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। मोमेंटम इंडिकेटर सेल में जा चुके हैं। सो ओवरऑल सेटअप नेगेटिव है और मुझे लगता है कि नीचे में जिसके टारगेट्स हैं अराउंड 3850 के हैं और ऊपर में स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 4400। टाटा एलेक्सी नतीजों के बाद यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है बिकवाली की राय। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। 2 बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी 3 सेल साइड की ट्रेड। फटाफट से रिकैप
टारगेट और स्टॉप लॉस आप देख लें दोबारा। GMR एयरपोर्ट चुना है शिल्पा जी ने, खरीदारी की राय इन स्तरों पर 99 से लेके 101 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 94 का स्टॉप लॉस लगाना है। अशोक लेलैंड पे बिकवाली की राय आई है मानस जी की तरफ से, कमजोर नजर आ रहा है चार्ट पे आज, 165 के टारगेट नीचे के 174.10 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर कह रहे हैं कि वो बिकवाली के साथ ही जाएंगे क्योंकि IT स्पेस से एम्फेसिस काफी कमजोर नजर आ रहा है चार्ट्स पर। 2250 के नीचे के टारगेट है, 2288 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने कहा है कि कोल इंडिया में स्ट्रेंथ है, खरीदारी कीजिए और 462 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं, 444 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वहीं सोमिल जी ने IT स्पेस से टाटा एलेक्सी ही चुना है, यहाँ पे बिकवाली की राय, 3850 के नीचे के टारगेट, 4400 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में ये समझना ज़रूरी है। आशीष चतुर्मोहता जी से समझेंगे ये। आशीष जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए जो थीम हमें काफी पसंद आ रही है वो है पूरी पावर सेगमेंट की। पावर सेक्टर हमें काफी स्ट्रांग लगता है और जिस तरह से डेटा सेंटर के यूसेज की वजह से पावर की डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ हम देख रहे हैं ओवरऑल पावर की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, पर सप्लाई में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस जो है वो हमारी एक पिक है जो हमें काफी पसंद आ रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी है वो उसने इस कंपनी को प्रमोट किया और ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, तो बहुत ही हाई पेडिग्री मैनेजमेंट इस समय पे इस कंपनी के अंदर में इसको ऑपरेट कर रहा है। और कंपनी वैसे तो 2 सेगमेंट में काम करती है, एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट है और दूसरा पावर सेगमेंट है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो मार्केट लीडिंग पोजीशन है AC/DC सेगमेंट में वो काफी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड नंबर पे इनकी मार्केट शेयर ये गेन करते हैं। पर जो अभी बड़ी ग्रोथ आ रही है वो आ रही है पावर सिस्टम्स के अंदर में, जहां पर पे कंपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स बना रही है और ट्रांसफार्मर्स बना रही है। और वहां हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं किस तरह से GE वर्नोवा, हिताचीज ऑफ द वर्ल्ड आर डूइंग सो वेल, तो वही वो सेगमेंट की ग्रोथ का बेनिफिट CG पावर को भी मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी क्रिएट की है जो कि जापानीज कंपनी और थाईलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर के ये सानंद में एक प्लांट ला रहे हैं और जो कि काफी बड़ा केपेक्स है, ऑलमोस्ट 7600 करोड़ का केपेक्स है और जहां पर सिग्निफिकेंट हमें लगता है कि कैपेसिटी जो है वो बनी हुई है। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेगमेंट है जहां पर CG पावर ऑलरेडी अपनी जगह बना रहा है, तो ये हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ फेज कंपनी के लिए रहेगा। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटली कंपनी काफी कन्विंसिंग लगती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट 830 के ऊपर हुआ है। तो मेरा मानना है कि अब 800 रुपए पे एक अच्छा बेस है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 4 डिजिट में यानी कि 1000 रुपीज के ऊपर हमें लगता है CG पावर का स्टॉक जाता हुआ हमें नजर आता है। तो ये हमारी टॉपिक है इस सेगमेंट के अंदर। CG पावर पसंद आ रहा है, सेमीकंडक्टर स्पेस पे अपनी पैठ जमाता हुआ ये काउंटर और 1000 के ऊपर के टारगेट आए हैं तो इसे रख सकते हैं रडार पर। शानदार रैली आज के सेशन में 2% अप है, लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर टाटा एलेक्सी 2.5% नीचे आज के सेशन में, काफ़ी कमज़ोर। और कल आपने बिग स्टॉक में सर रेड लिया था, साफ कहा था कि नेगेटिव है और 2 दिनों में आज और कल के सेशन में देखिए 10% तक करेक्ट हो चुका है ये। बिल्कुल श्रेया, और सच बताऊं तो मुझे हैरानी है कल जिन्हें लगा कि नंबर ख़राब है, ख़राब नहीं है ना। देखिए क्या है ना, मार्केट में एक चीज़ आपको समझनी होगी कि पैसा दोनों साइड बन रहा है। अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ लिया तो ट्रेंड्स IT में डाउन साइड का है, बाकी कैपिटल मार्केट, एनर्जी, इन सब में अप साइड का है। कुछ और स्पेसेस है जहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन टाटा एलेक्सी, और मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा टाटा एलेक्सी के केस में क्योंकि पूरी की पूरी कल वीकनेस स्क्रीन पर प्ले हुई, पूरी की पूरी आज वीकनेस स्क्रीन पर प्ले हुई और लोगों को मौका मिला, है ना। तो क्या होता है कि, और असल में श्रेया थोड़ा सा CNBC आवाज़ को एक फ़ायदा ये भी रहता है कि CNBC आवाज़ के पास जो एक रिसर्च है ना वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस वजह से मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं था ये एनालाइज कर पाना कि टाटा स्टील, कि टाटा एलेक्सी गिरेगा, है ना। वो तो आई हैव माई सिंपैथी, वो होता है कई बार। आज जैसे सुबह हेवल्स था, अब सबके लिए नहीं है पॉसिबल कि सुबह एकदम वो उस हिसाब से वो सही रिसर्च, तो वो जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क का जो सपोर्ट रहता है ना, रिसर्च के नेटवर्क का, तो उसका एक हमें फ़ायदा मिलता है। और वो एक और रीज़न है कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब भी बड़े नंबर्स वगैरह आएँ,
क्यों आपको CNBC आवाज़ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपको वो एनालिसिस जो है, पोजीशनिंग जो है, वो सबका सही अंदाज़ा मिल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आज ट्रेंड का, है ना। ट्रेंड पे आज सुबह सुबह बहुत कॉशियसली बोला था कि नंबर अच्छे हैं लेकिन लेना नहीं है, इन लेवल पे नहीं लेना है, फंस जाओगे आप। और आप देखिए किस तरीके से आज स्टॉक गिरा है ना। अब ऑब्वियसली आज कोई इसकी बात नहीं करेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा धड़ाम हो गया इस वजह से, लेकिन देखिए किस तरीके से स्टॉक गिरा है आज। तो कहाँ पर आप ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि ट्रेंड पोजीशनिंग के बाद भी नहीं चला, लेकिन OFSS पोजीशनिंग के बाद भी चल गया, ऐसा क्यों है? उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ आपको। उसका जवाब ये है कि OFSS एक अलग लीग में आ चुका है अब, क्योंकि एक IT स्पेस में और कहीं आपको जगह मिल ही नहीं रही है, यहाँ पर मिल रही है आपको, तो इस वजह से आज इतने उसके बाद भी ये चल गया। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। चलिए खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और कमज़ोर बाजार में भी आज फार्मा में ज़बरदस्त तेज़ी है, 3% की तेज़ी है, लेकिन सबसे स्ट्रांग है डॉक्टर रेड्डीज़। एक बार लेकर आइए ज़रा डॉक्टर रेड्डीज़ क्यों है फार्मा फोकस में, क्यों डॉक्टर रेड्डीज़ खास तौर से। नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो फार्मा इंडेक्स ही देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है, शानदार तेज़ी नज़र आ रही है। फार्मा इंडेक्स 6 हफ्तों के ऊपर उच्च लेवल पर ट्रेड करते हुए फिलहाल दिख रहा है। पिछले 13 में से 10 सेशंस ऐसे थे जहाँ पे फार्मा में पॉजिटिव रिपोर्ट आते हुए दिखी। डॉक्टर रेड्डीज आज पर्टिकुलरली फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। 10% से ज़्यादा का बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। TV18 के सोर्सेज के मुताबिक देखें तो जो डायबिटीज़ की दवा सेमाग्लूटाइन, उसे कनाडा में अप्रूवल मिल सकता है। हो सकता है ये मंजूरी जो है वो जल्द आती हुई नजर आए। मई के महीने तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि मई तक कनाडा में सेमाग्लूटाइन को मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है। तो Q1 FY21 इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस लॉन्च के बाद वो जो है वो नंबर्स आपको फ्लो होते हुए दिखेंगे। कनाडा में ये भी माना जा रहा है कि 6 से 9 महीने जो होंगे इस लॉन्च के बाद, उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा। कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो आपके पास प्राइसिंग पावर होगी, आपके मार्जिन सुधरेंगे और वही एक बेनिफिट इस कंपनी को देखने को मिल सकता है। सेमाग्लूटाइन का मार्केट देखें तो करीबन $1 to 1.5 बिलियन के आसपास का है और हो सकता है यही एक बड़ी खबर इस कंपनी के लिए आती हुई दिखे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। एक और खबर सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने पूरे फार्मा पैक की बात करें तो सिप्ला के लिए भी एक खबर आती हुई दिखी थी और उसके बाद इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। US FDA से एक जेनेरिक दवा को मंजूरी मिलती हुई नजर आई। अस्थमा में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और देख लीजिए स्टॉक भी 5.5% ऊपर आपको दिखेगा। एक बार वैल्यूएशन पे नजर डाल लेते हैं। पूरा फार्मा पैक आज मोमेंटम में इस साल देखें तो अब तक निफ्टी फार्मा में करीबन 1% की तेजी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 7% नीचे आपको कारोबार करते हुए नजर आया। 7% की कमजोरी है इंडेक्स में, फार्मा की तरफ से आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन पर्टिकुलरली कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दौड़ने वाले शेयर यहाँ पे दिखे और इस पूरी रैली, फार्मा रैली में, उसमें आपको सबसे ऊपर दिखेगा औरोबिंदो फार्मा। 20% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है इस साल अब तक। ग्लेनमार्क फार्मा, लुपिन और JB केमिकल और टोरेंट फार्मा के कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन लगातार जो सबसे पीछे रहे हैं इस पूरी दौड़ में वो है सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज। इसलिए पॉजिटिव खबर के चलते दोनों स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। शुक्रिया अनूपुर। तो ये आप कहानी आपके लिए आज फार्मा की। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज पर कोई व्यू आपका और कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो? बिल्कुल। तो अनुज देखिए, 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी जो फार्मा के अंदर में बन रही है, एक तो सेमाग्लूटाइड की हमने बात की और GLP-1, दोनों ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका क्लियर बेनिफिट कुछ CDMO कंपनीज को भी मिलेगा और साथ ही साथ जो कुछ जो इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं उन कंपनीज को मिलेगा। और जिसकी हमने चर्चा पहले की थी, शैली इंजीनियरिंग, ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर से डॉक्टर रेड्डीज का जो बेनिफिट मिल रहा है और GLP-1 की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसका बेनिफिट शैली इंजीनियरिंग को भी देखने को नजर आएगा। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छी रैली भी बनी है और इसकी चर्चा भी हमने पहले की थी और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है टू राइड दिस ट्रेंड। साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर में भी ये कंपनी एक्टिव है, तो दोनों ही लिहाज से, दोनों ही इस एस्पेक्ट पे हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। दूसरा जो कंपनी हमें काफी अच्छी लगती है वो है लॉरस लैब और साई लाइफ। ये दोनों कंपनी CDMO अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है फार्मा के अंदर में। तो लॉरस, साई लाइफ और शैली इंजीनियरिंग, ये 3 कंपनियां जो हमें लगता है कि CDMO प्लस GLP-1 का एक राइट बेनिफिट लेती हुई नजर आ सकती है। ओके, साई लाइफ साइंसेज आपका अगर आप देखें, डॉक्टर रेड्डीज पे चर्चा हो रही थी, ये भी आपकी प्रेफर्ड पिक है। मीनवाइल निफ्टी बैंक 56,247 का एक नया न्यू इंट्राडे लो पैच हिट करता हुआ, यस,
हमने वो जो लगभग 12:54 का स्विंग लो है उसको भी वायलेट किया है। खैर ये तो खैर हो ही रहा है, निफ्टी बैंक डे लो। कुछ स्टॉक्स लेकिन जिसमें आज वाकई पेन बड़ा है, एक बार फिर से रिवर्सल्स आए हैं, उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा हायर लेवल से। ज़रा कैनरा बैंक में PSU बैंकिंग बास्केट में रहूँगा जहाँ सबसे पहले टर्न आया है। मानस, आपकी राय क्या कहती है? कैनरा बैंक ये अमूमन डाउन साइड में पार्टिसिपेट जल्दी करने लगा है। आपने पूरा वो मार्च का महीना देखा, आज ये पहली बार 3 एवरेजेस को इकट्ठे तोड़ रहा है 140। आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देख रहे हैं, आपका टेक क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर कल भी क्रूड स्ट्रॉन्ग रहा, 104-105 की ट्रैजेक्टरी में रहा, यहाँ डाउन स्विंग क्या आपको 135 तक का स्विंग दे सकता है क्या कैनरा बैंक में? तो देखिए, जो हमने रैली देखी है पिछले करीब 2-3 हफ्ते में, वो 122 से लेकर 147 रुपए तक थी। आज फर्स्ट डे था जब हमने कोई करेक्शन के साइन देखे हैं, इंट्राडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और अब देखिए 140 अहम इसलिए है क्योंकि उसी जगह पे 20 वीक और 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये 140 के नीचे फिसला और वहां पर ट्रेड करना शुरू किया तो आई थिंक 134 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। पैटर्न निगेटिव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 140 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए इंतजार करें, अगर 145 146 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। ओके, कैनरा बैंक अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह, 140 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है नीचे की साइड, तो अभी तो कोई खरीदारी करनी नहीं है। इसमें देखते हैं कि किस दिशा जाता है, उसके बाद से फिर फ्रेश व्यू लिया जाएगा। लेकिन PSU बैंक्स में जाहिर तौर पर आज सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन मेरी नजरें हट नहीं रही है आज का बिग स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन। एक बार रखेगा स्क्रीन पर, 4% ज़्यादा आज के सेशन में नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, समय का अभाव था, सुबह इसलिए ब्रोकर्स रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर पाई थी, लेकिन जो टारगेट प्राइस थे वो देखने लायक है। 2280 के टारगेट प्राइस, 50% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन में। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे और नई CEO की कमेंट्री ने काफ़ी पॉजिटिविटी जताई है, पॉजिटिविटी आई है स्टॉक में भी, और स्ट्रीट का भी वर्डिक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन 4% की तेज़ी के बाद क्या चेज़ करना चाहिए? शिल्पा जी, आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक और बताएंगे कि जिस तरीके से भागा आज के सेशन में, चेज़ करना चाहिए इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रफली एक 1520 के जोन्स पे एक सपोर्ट बिल्टअप है। अगर ये होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड बन सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा और स्लाइड हो सकता है टुवर्ड्स 1400 जोन्स। तो थोड़ा आपको 1520 का टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए वापस। और कितने पर आ गए बैंक निफ्टी अब? 56,250 पर, मतलब आज के लो के करीब है। 56,230 का लो था। और जब मैंने पता है आई थिंक कल परसों बात की थी ना कि अब अगली लॉन्ग के लिए हम 55,500 की डिप का वेट करेंगे, वो लग रहा था कहीं आपने टाइप तो नहीं लिखा था। लेकिन मैं सच बताऊं तो क्योंकि क्या होता है कि जरूरी थोड़ा है कि हर 300-400 पॉइंट की डिप ही आपको खरीदनी है। कई बार मार्केट में बड़ी डिप्स आती हैं, इस समय वो बड़ी वाली डिप आ रही है बैंक निफ्टी में। OFSS की बात करते हैं अब, आज का हीरो ऑफ द डे। बाजार को OFSS के नंबर्स पसंद आए। कमाल की बात यह है कि ऑलरेडी 25-30% चला हुआ स्टॉक आज फिर 9% भागा। अब F&O का सेकंड टॉप गेनर। आशीष से जानते हैं पूरी डिटेल्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सुबह बिग स्टॉक्स में इसकी चर्चा हमने की थी और बड़ा अच्छा एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक दिन के दौरान आप देखें तो अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। अब नंबर्स हर पैमाने पर देखें तो बहुत शानदार देखने को मिले। सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे तो रेवेन्यू तकरीबन 5% बढ़ी है। मुनाफा 38% बढ़कर 842 करोड़ के करीब देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में केवल 610 करोड़ था। एबिट की बात करें तो 30% का इजाफा है और मार्जिन जो कि 42% के थे सीक्वेंशियली, अब वो बढ़कर 51% के देखने को मिले। अब खास बात है कि कुछ IT स्टॉक्स ऐसे जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया होती है, उनमें से एक ओरेकल फाइनेंस है, क्योंकि 270 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है। अब बढ़िया बात यह कि अगर आप अक्रॉस वर्टिकल्स देखें तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया देखने को मिला। ये अपने बिजनेस को 2 सेक्शन में देखते हैं, एक तो प्रोडक्ट है, दूसरा सर्विस है, और दोनों में ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिली। जहां पर प्रोडक्ट बिजनेस है, इनका 1871 करोड़ के करीब की आय है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है। सर्विस में देखें तो 194 करोड़ है, यहाँ से करीब 10% के आसपास इनकी रेवेन्यू आती है। इसमें 11% का बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला है। तो अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस सेगमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और बढ़िया बात है कि इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी देखें तो मैनेजमेंट
कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे बैंकों के साथ इनके कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द ईयर देखने को मिला। बहुत लंबी लिस्ट है, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन लगभग दुनिया के जितने भी बड़े बैंक हैं सबके साथ इनके कोलैबोरेशन और डील विंस यहाँ पर देखने को मिली है। 7,800 करोड़ के करीब की इनकी जो डील पाइपलाइन है ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। पिछले साल के मुकाबले 9% की बड़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। और जो एक आईटी कंपनी इसके लिए बड़ी हेडेक बनी हुई है कि एआई इनिशिएटिव्स क्या कर रहे हैं, तो ये कंपनी कह रही है कि जो इनके एआई इनिशिएटिव्स हैं इनके चलते अक्रॉस वर्टिकल्स बड़ा सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला। और इसी का असर है कि स्टॉक देखें तो फिलहाल 9% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। जी 9% ऊपर रहकर फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर, और ये अक्टूबर 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट दिख रही है। क्लियर कट विनर फॉर द डे। मीनवाइल बाजार सिंक हो रहा है और निफ्टी अब एक बार फिर से रोटेट करता हुआ, नॉट एग्जैक्टली डे लो बट अब थोड़ा सा पेन बढ़ रहा है। 24,172 इसका एक में अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है। खैर अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कैश कॉल्स पे बात कर लेते हैं। प्रकाश काबसर, आशीष चतुर्मोधा जी और अमित सेठ एक एक करके कैश कॉल्स देंगे। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप कैश में? जी तो देखिए, मैं जाना चाहूंगा अगेन, जैसे मैंने कहा सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी में साई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स का पाइपलाइन इस समय पे साई लाइफ का बना हुआ है। और हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट है पूरा सीडीएमओ का, खास तौर पर ग्लोरस या साई लाइफ जैसी जो कंपनीज है जिनका सीडीएमओ कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली इनके बिजनेसेस में ग्रो कर रहा है। और हमारा ये मानना है कि 20%, 18 से 20% की ग्रोथ आपको टॉप लाइन लेवल पर इन कंपनीज की देखने को नजर आएगी और प्रॉफिट के टर्म्स में ग्रोथ सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेगी टॉप लाइन को। तो क्लियरली कॉस्ट सिनर्जीज का भी बेनिफिट देखने को नजर आएगा और क्लियरली मार्केट भी इसको रिवॉर्ड कर रहा है। तो आप देखिए स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने 20, 50, 100, 200 सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग बनी हुई है। 1000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो मेरे हिसाब से 1000 के लेवल पे एक अच्छा बेस बनाकर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1150 की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। तो साई लाइफ हमारी टॉप पिक होगी विद इन सीडीएमओ स्पेस। साई लाइफ साइंसेस 3.5% अप आज के सेशन में। अमित जी आपकी कैश में पिक? श्रेया जी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इस हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों में देखे और मोमेंटम जो देखा है, यहाँ पे 121 तक के टारगेट्स बनते हैं। 121 के स्टॉप लॉस 109 का रखेंगे। ओके एनटीपीसी ग्रीन्स। प्रकाश सर आपकी कॉल क्या रहेगी कैश में? स्टॉक का नाम रहेगा जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस का बेस मुझे पसंद है और आज का बाद मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे है। ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंस 248.60 के आसपास, टॉप लगाएंगे 245 का, ₹3.60 ज्यादा नहीं। टारगेट 260 पॉसिबल है कल तक। जियो फाइनेंस ये गाबा ने पिक रखी है, तो डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर होगा। जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। जियो फाइनेंशियल वाकई आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4.5% अब। लेकिन एक बार श्रीराम फाइनेंस रखिएगा स्क्रीन पर। श्रीराम फाइनेंस में आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है और ये निफ्टी के लूजर्स में शुमार है। 3.5% नीचे नतीजों से पहले कमज़ोरी। सोमिल जी श्रीराम फाइनेंस नतीजे आने के बाद व्यू लेंगे या फिर चार्ट्स पे कुछ इंडिकेशन इस डिप में बाई करना है या फिर वेट एंड वॉच करें? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप आवरली चार्ट्स देखें तो एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न नीचे टूटा है। सो नाउ इन द वेरी शॉर्ट टर्म द ट्रेंड इज डाउन। मीडियम टर्म में डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से ऑन द वीकली चार्ट्स, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म एक डिप दिख रहा है। नाउ द डिप कुड बी टिल 972 और नेक्स्ट लेवल है 935। ये दो लेवल्स को ध्यान में रखना है। ये लेवल पे आए वहां पर एक बार रिविजिट करके हम फिर से कॉल लेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे 78% रिट्रेसमेंट हुआ है पूरे फॉल का, अभी ये जो पूरी बाउंस आई वो, दैट मीन्स कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर के लेवल्स पर। ओवरऑल द ट्रेंड स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म वी स्टिल नीड टू वेट एंड वॉच। और नीचे में मुझे लगता है कि 935 तक ये स्टॉक आ सकता है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फेवरेट सेगमेंट, जिसका कि आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं और हमारे दर्शक तो इंतज़ार करते ही हैं और भी काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं, है ना, इस सेगमेंट का। और हैवेल्स इंडिया, जी हाँ, बुल वर्सेस बेयर में आज हम हैवेल्स की बात करेंगे। और इस पर आज बुल वर्सेस बेयर में आशीष और नूपुर के बीच एक और डिबेट होने वाली है। आज आशीष बुल बने हैं
और काफ़ी ब्रेव हैं वो, क्योंकि बुल बन रहे हैं इस पर। और थोड़ा सा एक आसान साइड पर आज नूपुर है, क्योंकि बेयर तो खैर हावी है ही इस पर, लेकिन आशीष नूपुर टेक इट अवे। बिल्कुल सर, शुरुआत मैं ही कर देता हूं। और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हैवेल्स की बात करें तो बहुत बढ़िया लेगेसी रही है। ये बात ज़रूर है कि पिछले 3-4 साल इतने बढ़िया नहीं रहे इन रिटर्न्स के लिहाज से, लेकिन कंपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आशीष, आपने कहा कि पिछले कुछ साल इस कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे, तो स्ट्रक्चरल स्टोरी कहाँ से हुई फिर? ग्रोथ के हिसाब से आप मार्केट शेयर को देखिए वायर्स एंड केबल्स में आपके पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 15-20% रिटर्न आपने चेक किया ही होगा ये ग्राफिक्स बनाने से पहले, तो स्ट्रक्चरल स्टोरी तो ग्रोथ मुझे वही नजर आती है। मैं मार्केट शेयर की बात कर लेता हूँ। देखिए स्विच गियर्स है, फैंस है, वायर्स हैं, केबल्स है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे होता है। अरे आप तो भूल ही गए, लॉयड्स का भी कारोबार है कंपनी के पास। एसी की रफ्तार तो धीमी हो गई, यहाँ पे 19% का घाटा इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। डिमांड में कंसर्न है, और थोड़ा टाइम पहले हमने चर्चा भी की थी कि काफ़ी सारे रॉ मटेरियल के इश्यूज भी इस पूरे सेगमेंट को देखने को मिले। बारिश एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वेदर फोरकास्ट होता है। बारिश हो गई तो एसी कोई खरीदता नहीं है। तो स्ट्रक्चरल स्टोरी कहाँ से बन रही है? नुपुर, आपके घर पे लॉयड्स का एसी है क्या? आपका गुस्सा बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। आप तो बोलने ही नहीं दे रही हो। लॉयड्स में देखें तो इस बार थोड़ी सी नरमी आई है। वो कारण है कि गर्मियां डिले हो गई। अब देखिए धीरे धीरे लोग, आपके पास पॉइंट्स नहीं है ना आज? नहीं, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप सुनिए मेरी बात। जैसे अब लोगों के एसी की गैस खत्म हो गई, फिर नए नए एसी लेंगे, ये चलता रहता है। अभी थोड़ी सी गर्मियों की बस शुरुआत हुई है, और मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि थोड़ी सी ग्रोथ जो है पिकअप यहाँ से होगी। तो लॉयड की तो कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर्स पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आज उसी का दिख रहा है। रेवेन्यू मात्र 2% की ग्रोथ, इतनी बड़ी कंपनी 2% की YOY ग्रोथ। अदर इनकम से पूरा प्रॉफिट बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स देख लीजिए, एक टाइम पे ना ये कंपनी पूरे साल में 15% के मार्जिन्स बना रही थी। पिछले 4 साल में सिर्फ 10% के मार्जिन बना रही है। रिटर्न्स देती नहीं है, मार्जिन्स बनते नहीं है, मार्केट शेयर लॉस हो रहा है। कहाँ से कुछ होगा इसका? नहीं, पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है। अब लॉयड सेगमेंट पिकअप कर रहा है, लेकिन आप एक चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हो जिसकी डिमांड बहुत रेजिलेंट है, वो है वायर्स एंड केबल्स। अभी भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है? वायर्स एंड केबल्स में। और इसमें मैनेजमेंट ये कह रहा है कि चाहे आप सोलार सेगमेंट में देखें, इंडस्ट्रियल केबल्स में देखें, रिटेल सेगमेंट में देखें, तो नंबर्स बहुत बढ़िया। अगर आप ऊपर से नंबर्स देखें अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वायर्स एंड केबल्स बहुत बढ़िया है। आपको पता है वायर्स एंड केबल में एक नई एंट्री हुई है अल्ट्राटेक की? हाँ हुई है, लेकिन बड़ा प्लेयर एक नया आ रहा है, तो ये भी कंपटीशन आपको देते हुए दिखेगा। और कंपटीशन है इस सेगमेंट में, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल प्लेयर से हो या डोमेस्टिक प्लेयर से हो। वायर्स एंड केबल्स का सेगमेंट हमेशा कॉम्पिटिटिव रहा है, प्राइसिंग प्रेशर्स रहते हैं, और वही आपको नंबर्स में नजर आता है। वैल्यूएशन की बात करते हैं। सुबह से इस पे किसी ने कुछ बोला हो नहीं हो, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने काफी कुछ बोला है। एस्टिमेट्स कट हुए, और जब एस्टिमेट कट होते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी ईपीएस में ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आने वाली है। ब्रोकरेज ने ईपीएस कट किया इनका? सारे ब्रोकरेज हाउस, सारे नहीं, सबके टारगेट प्राइस मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1535 का टारगेट है। एचएसबीसी 1560, नोमेरा सबसे बुलिश खरीदारी किराए के साथ 1620 का टारगेट दे रहे हैं। एक आध 2 क्वार्टर मिस हो जाता है, चीजें कैचअप कर जाती हैं। आप तो काफी मेटल्स भी ट्रैक करते हैं ना आशीष। कॉपर और एल्यूमिनियम जो बड़ा रॉ मटेरियल होता है, उसके प्राइसेस आपने देखे। अगर ये कंपनी पास ऑन भी कर देती है, सिंपल सा सवाल है, अगर ये कंपनी पास ऑन कर देती है तो कंज्यूमर डिमांड क्या इतनी स्ट्रांग है कि 15-20% की प्राइस हाइक कमजोर डिमांड पे ऑब्जर्व कर पाएगी? और इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, आपके पास सोलार का कैटलिस्ट भी है, और साथ में रिटेल सेगमेंट जिसको वायर खरीदना है, खरीदना ही पड़ेगा चाहे किसी भी भाव पर मिले। लेकिन लोग एसी नहीं खरीद रहे हैं हैवेल्स का। बिल्कुल। ओके, काफी हीटेड डिबेट हो गई। हैवेल्स क्या लग रहा है सर आपकी साइड? और नुपुर ने तो एकदम बोलने नहीं दिया वैसे आशीष को। आशीष का जॉब भी काफी टफ था आज। नहीं, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैसे वाकई में थोड़ा सा आज ऑब्वियसली नुपुर का पलड़ा भारी था, तो इसके लिए वो आशीष को शायद ज़्यादा मौका भी नहीं मिला आज। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको ना 2 चार्ट दिखा रहा हूँ। 5 साल का हैवेल्स का व्यू मूव और 5 साल का पॉलीकैब का मूव। 2 स्टॉक्स में पूरी कहानी है। ये पॉलीकैब है 5 साल का 456%, और ये हैवेल्स है 5 साल में 25% रिटर्न। एक एफडी भी रखी होती है अगर आपने किसी बैंक में, तो उससे ज़्यादा पैसा बन गया होता 5 साल में, है ना। और सितंबर 2024 के बाद से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बस ये क्वार्टर थोड़ा वीक हो गया, अगला क्वार्टर अच्छा हो जाएगा या अगला साल अच्छा हो जाएगा। फैक्ट ये है कि देखिए, ये ना एक
जिसे कहते हैं ना, एक कई बार क्या होता है ना, एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि कब उसका अच्छा समय निकल चुका है और कब वो एक प्रोलॉन्ग पैच नहीं है, सिर्फ एक वाकई में एंड ऑफ एन एरा है। तो अब हेवल्स में मैं ये नहीं कह रहा कि एंड ऑफ एन एरा है, क्योंकि एक ऐसा कंपनी जिसने पहले बहुत पैसा बनाया था। मुझे लग रहा है जो इन्होंने एक लॉयड का एक्विजिशन किया था ना, वो उनकी जैसे कहते हैं कि एक गले की फांस बन गई, वो निकाल ही नहीं पाए उसको। और ये एक ख़राब एक्विजिशन था, हर कोई मानता है इस चीज़ को, वो उससे उबर ही नहीं पाए अब तक। तो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा तो नहीं है मेरी ये बात तो मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है यहाँ पर। अब थोड़ा सा अगर एक हाँ, लेकिन एक चीज़ है, कई बार होता है ग्रेट कंपनीज गो थ्रू दीज फेजेस, तो 5 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस का फेज चल रहा है, आगे आकर अगर अच्छा करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स में मेरी राय पता क्या रहती है नॉर्मली, मेरे पास पेंशन कम होता है, मेरे पास ये होता है कि बस मेरे पास मौके बहुत है, पैसा तो लिमिटेड है, जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ लगाएं। जब टर्न अराउंड आ जाएगा हेवल्स में, जब दिख जाएगा कि सब कुछ ठीक है, भले ही महंगा लेना पड़े, मैं फिर कहता हूँ, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कहने में, कोई भी चीज़ आप भले ही महंगी लें लेकिन एक बार क्लैरिटी के साथ लें। अब जैसे वोडाफोन आइडिया में लोग ले लेके उनका भट्टा ही बैठा है ना, उसको बुरा हाल ही हुआ है, जबकि उसी फेज में भारती में कितना पैसा बन गया था। तो जब टर्न अराउंड आ जाएगा तब ले लेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा महंगा मिल जाएगा लेकिन आपके पास कम से कम कंफर्मेशन तो होगी, कम से कम गारंटी तो होगी। तो नूपुर, आशीष, थैंक यू एक बहुत अच्छी डिबेट के लिए फिर से। और नूपुर, अगली बार थोड़ा आशीष को थोड़ा बोलने दीजिए। थैंक यू सर। जब वो थोड़ा सा उसके पास तर्क थोड़े कम हो तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ना, जो बच्चे जो तर्क हैं वो भी बेचारा नहीं बोल पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा एक वो आपका पलड़ा आज भारी था, क्योंकि आज स्टॉक भी 6-6.5% नीचे था। लेकिन खैर एक अच्छी डिबेट, थैंक यू सो मच आज इस पर चर्चा करने के लिए। एक और न्यूट्रल टेक ले लें, एक बार आशीष चतुर्मोता का व्यू ले लेते हैं हेवल्स पर। आशीष, है क्या पोर्टफोलियो में आपके? नहीं अनुज, तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि इसका रीजन बिल्कुल आपने जैसे कहा कि एक तो ग्रोथ जो आ रही थी वो आ रही थी वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, और वहां हमने क्लियरली देखा कि पॉलीकैब या केईआई ने जिस तरह से उनका जो कैपिटल एलोकेशन था काफी एग्रेसिव था ऑन द वायर्स एंड केबल साइड, और वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। तो अगर से मुझे एफएमजी प्ले करना है तो वहां पर ग्रोथ काफी स्ट्रांग बनी हुई थी और मल्टीपल्स की भी एक कंफर्ट थी। साथ ही साथ आप आरओई आरओसी प्रोफाइल भी देखें तो थोड़ी बेटर हमें देखने को नजर आई। हालांकि हेवल्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जहां पर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को प्ले करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बट इस समय पे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो जिसको हम कहते हैं हमारे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जिसको हम एफटीपीएम कहते हैं, फंडामेंटल्स के साथ हम क्वांट टेक्निकल्स को मिक्स करते हैं, तो उस सेकंड पैरामीटर में अभी कहीं ना कहीं वो बैठ नहीं रहा है, जिसके चलते हमने अभी इस स्टॉक के अंदर में कोई पोजीशन ना बनाई है और ना इस समय पे भी हमें कोई अट्रैक्टिवनेस उसमें नजर नहीं आ रही है। ओके, हेवल्स एज ऑफ नाउ आपको कोई स्कोप ऑफ आई थिंक बाइंग नजर नहीं आ रहा है, हेवल्स को अवॉइड कैटेगरी में आपने रखा है। रुचित हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। पर डिफेंस एज अ थीम एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस मार्केट के डिप में। भारत डायनामिक्स हमें इस स्पेस में से यहाँ पे टेक्निकली अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये स्टॉक आज अपने 200 डीएमए के ऊपर सरपास हुआ है, और वो भी आज के वॉल्यूम्स भी पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन के एवरेज से बेहतर वॉल्यूम्स है। सो एक तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, 200 डीएमए सरपास हुआ है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, सो हमें अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करें बीडीएल में नियर टर्म में रहेगा। 1350 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बीडीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है 1540 के टारगेट्स के लिए। बीडीएल पसंद आया जी को, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में 3% अप है आज के सेशन में। वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का, और ऑप्शंस लेंगे हम शिल्पा जी से, मानस जी से, रमित जी से। तो शिल्पा जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक? आज बिल्कुल श्रेया, धमाकेदार ऑप्शंस में मुझे एंजल वन में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। तो यहाँ पे 315 का पुट जो रफली ₹2.40 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹1.20 का रखिए। पहला टारगेट मुझे 4 की तरफ दिख रहा है। अगर इसमें और ज्यादा गिरावट आता है 310 तक भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो आपको ये ऑप्शन टुवर्ड 6 पे मूव करते हुए दिख सकता है। ओके, 315 की पुट एंजल वन की आपको पिक करनी है। अच्छा, काफ़ी एग्जिट हो रहा है इस पुट में, याद रखिएगा ये फेवर में है शिल्पा जी के व्यू के मुताबिक। मानस, आपका ट्रेड? देखिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से लोधा करेक्ट हो सकता है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो लोधा का 850 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। ₹14.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹9 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹25 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित जी के पास।
अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मुझे M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में काफी वीकनेस नजर आ रही है। जो पुल बैक आया था उसने 200 EMA और एक रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया और वहां से हम वापस एक ब्रेक देख रहे हैं इसमें। तो हमें यहाँ पे लेना है 3050 का पुट ऑप्शन, करंटली 51 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 35 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 80 रुपीज के। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा की पुट लेनी है आपको तो एंजल वन, लोधा और महिंद्रा एंड महिंद्रा सुझाएगा धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं जहां पर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखें तो अब 200 अंकों की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ यहाँ पर, लेकिन क्लियरली फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी और डॉक्टर रेड्डीज अभी भी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। लेकिन एक बार लेकर आइए हुडको स्क्रीन पर और ये भी आज इसने गेनर्स में जगह तो बनाई है, लगभग 0.3% हुडको 204 के लेवल पर। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, लेकिन मानस जी पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने हुडको डिस्कस किया था, आज तेजी है 2.5% ऊपर है। कन्विक्शन बन रहा है हुडको पर? देखिए आई थिंक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। उसका रीजन ये है कि 20 वीक मूविंग एवरेज स्टॉक ने पिछले हफ्ते रीगेन कर लिए थे और इस हफ्ते भी देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है जो कि 205 रुपए के आसपास है। एक बार 205 के ऊपर निकलेगा तो 225 के लिए तैयार हो जाएगा। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो उसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करके 201 रुपए के नीचे लगा लेना है। ओके, चलिए ये सब बात हो गई हुडको पर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं। बर्नस्टीन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें रिफॉर्म तेज़ी से लाने की बात की गई है। बर्नस्टीन ने एग्रीकल्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग समेत 8 बड़ी थीम पर बड़े रिफॉर्म्स की वकालत की है। नूपुर से समझते हैं कि आखिर क्या कहा है बर्नस्टीन ने, क्या लिखा है इस लेटर में। नूपुर बताइए। बिल्कुल, एक रिफॉर्म टाइप का लेटर यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री को। उनका कहना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सरकार रिफॉर्म्स जल्दी नहीं इम्प्लीमेंट करेगी आगे चल के तो फिर एक बार स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। 2019 में उन्होंने पहली बार लेटर लिखा था और तब उन्होंने स्लो डाउन की चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि उस लेटर के बाद काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आज काफ़ी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए एक बार फिर बर्नस्टीन ने एक लेटर लिखा है जहाँ पे उन्होंने AI से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जताए, डीग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हालात यहाँ पे किए और 8 थीम ऐसी बताइए जहां पे सरकार को रिफॉर्म लाने की जरूरत है और रिफॉर्म आ चुके हैं तो उन्हें टाइम पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसकी गति बढ़ाने की जरूरत है। पहले 6 थीम यहाँ पे लिखी थी पिछले लेटर में, 2016 का जो लेटर था उसमें 6 थीम्स आई थी, अब 8 हो चुकी है। तो हमारी ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले उनका ये कहना है कि किस जगह इंडिया अभी फिलहाल पीछे यूएस और चाइना से कंपेयर करें तो वो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनोवेशन, हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इनोवेशन की ज़रूरत है। और नेक्स्ट जेन टेक की बात करें तो वहाँ भी हम पीछे हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे सरकार को फुल फ्लेज यहाँ पे गेम खेलना होगा। 8 थीम में सबसे पहले एग्रीकल्चर की थीम है, क्योंकि 15 से 16% GDP यहीं से आती है। इस पे ये कहना है कि सब्सिडी का मॉडल नहीं चल सकता, सरकार को इसे बंद किया जाए और आगे चल के एग्री, इंफ्रा, इरिगेशन, इन सब के रिफॉर्म्स लेके आए ताकि इसको एक बड़ा बूस्ट मिल सके और लेबर टर्म्स में भी यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आती हुई नजर आ सकती है। एनर्जी सेक्टर में डिस्कॉम के जो लॉसेस है उसे कम करना ज़रूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे, और साथ ही साथ जो ऑयल पर जो डिपेंडेंसी हमारी उसे भी कम करने की ज़रूरत है और EV को डे टू डे लाइफ में लाने की जरूरत होगी। रिफॉर्म्स ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने पर अब सरकार फोकस करे। तीसरी बड़ी थीम है जिस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो है AI की, जहां पे सिर्फ ऐप बनाने से काम नहीं होगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। AI मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे, डेटा कंट्रोल्स पर फोकस करना होगा ताकि जो ये IT जॉब्स की कंसर्न्स है वो दूर होती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद उन्होंने फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग पर, यहाँ पे बड़ा फोकस है क्योंकि इसी से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी डिपेंडेंट होती है और काफ़ी कुछ यहाँ से फोकस होता है। तो सरकार अगर इसमें और निवेश करेगी तो बेटर हो सकता है इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए। रेलवे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी फोकस आते हुए दिखा है। बर्नस्टीन का कहना है कि एयरलाइंस पर ज़्यादा फोकस ना करे क्योंकि ऑयल डिपेंडेंसी होती है वहाँ पर, अगर रेलवे पे ज़्यादा फोकस करेगी तो इंडिया के लिए वो बेटर होते हुए दिखेगा।
कैश ट्रांसफर करती है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम सुनते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं आई और कैश ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगाई यहाँ से दिखती है, तो इसे भी बंद करना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर सरकार फोकस करे। सिर्फ 0.6 से 0.7% है, जो काफ़ी कंपेयर करें दूसरे देशों से तो कम है, तो यहाँ पर भी सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। टैक्सेशन पे बर्नस्टीन का कहना है कि आप और मैं जैसे हम सोचते हैं कि हम इतना टैक्स भरते हैं लेकिन इतना हमें दिखता नहीं है, तो वो परसेप्शन बदलना होगा। बोल्ड डिसीजंस यहाँ पे सरकार को लेने पड़ेंगे, तभी आने वाले 10 साल इंडिया के लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से पीछे रह जाएंगे। शुक्रिया नूपुर, और बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, पता क्या होता है, आप अगर अब जैसे ये चीज़ है, ये आप सोशल मीडिया पर डालेंगे ना, ज़्यादातर रिस्पॉन्स पता क्या आएंगे, बर्नस्टीन को बोलो पहले अपने घर में देखे, बर्नस्टीन को बोलो पहले यहाँ देखे। देखिए क्या है ना, हर कोई चाहता है कि उसके देश के बारे में अच्छी बातें हों, ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिखते हैं तो उनको उनकी बात करना ज़रूरी होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुछ एक फीडबैक है। आप और देखिए कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। एक रिफॉर्म्स पुश उन सब की ज़रूरत है। अगर रिफॉर्म, ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स नहीं हुए इस देश में, रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उसका पेस बढ़ाने की ज़रूरत है। आई थिंक टैक्सेशन पर खास तौर से, आई थिंक देखिए बाकी सब चीज़ें जो हैं, जैसे आई थिंक पिछले 3-4 साल में एक मैं चीज़ कहूँगा, रोड इंफ्रा पे जैसे काफ़ी काम हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें सबको उसमें पूरे नंबर मिलेंगे सबको। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, नैरेटिव वगैरह हैं, ये सब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होगी। एक काम करते हैं अब थोड़ा सा, अच्छा ब्रेंट क्रूड लेकर आइए एक बार ज़रा। अब हम 105 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ मैं क्यों बात ही कह रहा हूँ। मैं एक 3 to 330 के बीच में ना एक रिस्क रहेगा, एक और वापस हल्की सी गिरावट का, क्योंकि श्रेया रिस्क ये रहेगा कि मार्केट में इस समय अपनी पोजीशन ओपन कौन छोड़ कर जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखें डाउ फ्यूचर, एक बार ग्लोबल फ्यूचर्स दिखा दीजिए, यूएस फ्यूचर्स दिखा दीजिए, और एक बार वापस मार्केट दिखा दीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यूएस फ्यूचर्स भी देखिए करीब करीब डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे हैं। डॉलर रुपये देखिए आप, डॉलर रुपये में हम लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। 94.1 पर 94.15 का इंटरडे लो था। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब वापस थोड़ा सा आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 4 का चौका इसका सीक्वेंस आपको बता देते हैं, उसके बाद ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिल्पा जी से लेंगे, उसके बाद FNO सुपरस्टार के लिए सौमिल जी हैं हमारे साथ, चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए गाबा सर, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोदा जी हमारे साथ हैं। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे टोरेंट पावर के कॉल पे रेकमेंड करूंगी। 1760 कॉल ऑप्शन जो रफली 12 रुपए 12.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आप 6 रुपए का रखिए। पहला टारगेट 20 का है। मुझे लगता है 18-20 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो इसमें आप 22 से 24 तक का भी ऑप्शन मूव करते हुए देख सकते हैं। ओके, टोरेंट पार ये होगी सस्ता ऑप्शन में शिल्पा जी के पिक। सोमिल जी आपका FNO सुपरस्टार। FNO सुपरस्टार में मैं अगेन सेल साइड ही जाना चाहूंगा। ऑन द सेल साइड PNB मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस ले रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज, 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास, और फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है। जो बाउंस आया था वो 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और PSU बैंक्स अब थोड़े से वीक लग रहे हैं, थोड़े से टायर्ड भी लग रहे हैं, बिकॉज अच्छा मूव आया है, अच्छा बाउंस आया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 116 पर, और टारगेट रहेगा 102। के चार्ट के चौथा ट्रेड प्रकाश सर आप क्या पिक कर रहे हैं? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है SRF। बेस बन रहा है, लगता है जगह जाने की अच्छी है अगर ऊपर जाना है तो। ट्रेड करें 2545 पर, स्टॉप थोड़ा डीप जाएंगे 2520, मतलब 25 रुपए का स्टॉप है। अगर चला जाए ऊपर तो 2600 पॉसिबल है कल तक। SRF। ओके, SRF ये होगी गाबा सर की पिक। अब चलते हैं आशीष के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, तो अनुज मैं जाना चाहूंगा कैपिटल मार्केट्स की थीम पे, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चरली हमें काफी पॉजिटिव ट्रेंड नजर आते हैं। BSE MCX की हमने कई बार चर्चा की। अभी हमें लगता है कि एक जो डिस्काउंट ब्रोकर या जो डिजिटल फिनटेक प्लेयर है,
एंजल वन, वो हमें काफी पसंद आता है क्योंकि जो नंबर्स अभी क्वार्टरली नंबर्स आए वो काफी अच्छे नंबर्स थे और उसमें जो गाइडेंस हुआ है ऑलमोस्ट 49-50% की ऑपरेटिंग मार्जिन की तरफ जो गाइडेंस हुआ है वो काफी प्रॉमिसिंग लगता है। तो कंपनी जो कि 40-41% ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे अगर से 500 से 900 बेसिस पॉइंट का जंप अगर से मार्जिन में आता है तो ये बहुत बढ़िया अर्निंग एक्सपांशन के लिए देखने को नजर आएगा। आप अगर से कंपनी का मार्केट शेयर देखें डेरिवेटिव्स मार्केट में, कैश मार्केट में, तो ऑलमोस्ट 19-20% का मार्केट शेयर इस समय पे कंपनी मेंटेन रख रही है, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्ले है। और जितना फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो इस तरह के जो फिनटेक प्लेयर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक वेल्थ डिवीजन में अपनी एक शुरुआत की और आयोनिक वेल्थ करके एक सेगमेंट इन्होंने चालू किया है, जो कि हमें लगता है कि जिसपे काफी अच्छा कैपिटल कमिटमेंट ये कंपनी करने को जा रही है। और हमें लगता है वेल्थ एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के लिए। तो वहां पे भी हमें लगता है कि एन्युटी इनकम की तैयारी ये कंपनी थ्रू आयोनिक वेल्थ क्रिएट करेगी। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि 26,000 करोड़ मार्केट कैप ये कंपनी जिस तरह का मार्केट शेयर रखती है, यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अभी जो डिप आई है 1-2 दिन में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। 305 रुपए पे एक अच्छा बेस ये स्टॉक बना चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 400-425 रुपए तक के लक्ष्य एंजल वन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एंजल वन शानदार रिटर्न्स दिए इस पर्टिकुलर काउंटर ने और अभी भी पसंद आ रहा है, रखे रडार पर। मिड कैप फंडा में पिक हो गए आशीष जी की। फटाफट से एक रिकैप 4 का चौका का हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा जी ने सुझाया टॉरेंट पार पूरे स्पेस में दमखम है, बजिंग स्टॉक 1760 का कॉल लेना है आपको, 20 से 24 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 6 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी ने पीएनबी को चुना है, लेकिन यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है, सेल साइड की ट्रेड है, 102 के टारगेट है, नीचे के 116 का स्टॉप लॉस है। चार्ट का चमत्कार गाबा सर को भा रहा है, एसआरएफ और 2600 के टारगेट देख रहे हैं वो, 2520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही है उन्होंने। और मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी ने एंजल वन चुना है, 400 से 425 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 305 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी में कल रिलायंस के साथ इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आएंगे, वही वायदा में अदानी ग्रीन, हिंदसिंक, लोधा और एल&टी फाइनेंस के नतीजे भी आएंगे। और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हैं अनन्या और कंचन। तो अनन्या, पहले आपके पास आना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं, बताएं। सो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं और चलिए देखते हैं कि स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इंडसइंड बैंक अपने बिजनेस अपडेट के साथ कुछ दिन पहले ही आया था और उसमें हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ट्रेंड काफ़ी वीक है, बट सीक्वेंशली अगर हम ध्यान दें तो अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन हम देख सकते हैं। सो नेट एडवांसेस डाउन थे 8.7% YOY, बट 0.8% क्वार्टर अप थे, एंड डिपॉजिट्स ऑल्सो डाउन थे 2.7% YOY, बट 1.6% इट वॉज अप क्वार्टर ना। अगर हम पोल के तरफ ध्यान दें और स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सो एनआईआई में हम देख सकते हैं 43% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, वाइल पीपीओपी और पैट में अगर हम देखें तो YOY बेसिस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है लो बेस इफेक्ट की वजह से। सो अगर हम कासा रेशो पे ध्यान दें जो कि बिजनेस अपडेट में था, वो इम्प्रूव हुआ है 106 बिप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी पे आए तो निम क्वार्टर 3 में 3.52% था, क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेड है अराउंड 3.3 to 3.5%। ROA क्वार्टर 3 में 0.10% था, बट क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेड है 0.2 to 0.4%। ROE 0.79% था क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में रिकवरी एक्सपेक्टेड है 2 to 4% के अराउंड। GNPA था 3.56% क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेड है नियर 3.5 to 3.7 के अराउंड। नाउ NNPA 1.04% था क्वार्टर 3 में, और अभी क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेड है अराउंड 1 to 1.1%। और क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर 3 में 2.62% था, और क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेड है 2 to 2.5 के अराउंड। सो ओवर क्वार्टर 4 ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ की तरफ मूवमेंट हो रहा है, स्टेबलाइजेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, बट ये भी एकदम स्टेबल क्वार्टर ही रहेगा। दो हम देखें तो बैलेंस शीट करेक्शन से निकलकर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बैंक।
तो श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट्स कल अनाउंस होने वाले हैं और चलिए देखते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है निम्स लगभग अराउंड 9% के आसपास, क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 1.9% के आसपास और AUM ग्रोथ अराउंड 15% YOY की उम्मीद है। पैट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है 25 to 30% के आसपास, लेकिन ये ज़्यादातर लोअर प्रोविजन और बेटर एसेट क्वालिटी की वजह से हो सकता है। सो ना कि कोई शार्प ग्रोथ की वजह से। सो एसेट क्वालिटी अराउंड JNP अराउंड 4.4 to 4.5% के अराउंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ROE थोड़ा मॉडरेट हो सकता है 15 to 16% के अराउंड। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं काफ़ी स्टेबल क्वार्टर रहेगा, पैट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, लेकिन कोई बिग अपसाइड देखने भी नहीं मिल सकता है। शुक्रिया अनन्या, आपका पहला लिंक CNBC आवाज़ पर, और होपफुली आगे और बात करेंगे बैंक और NBFCs पर। कंचन के पास चलते हैं और हिंदुस्तान जिंक और लोधा, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कंचन? जी, शुरुआत कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स के साथ। नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर माइन प्रोडक्शन की बात करी जाए तो साल दर साल यहाँ पे अच्छी खासी जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। 315 किलो टन पे ये जो नंबर है रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू में शानदार इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स और मुनाफा यहाँ पे भी अच्छी खासी जो बढ़त है उसकी उम्मीदें जताई जा रही है। देखिए, इस पूरे ही क्वार्टर में हमने देखा था कि जो LME और जो सिल्वर के प्राइसेस है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बने हुए हैं, जिसके चलते क्वार्टर 4 की जो अर्निंग्स है उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन्स भी यहां से आपको अच्छे खासे संभलते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है वो भी हमें ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज जो वॉल्यूम ग्रोथ है काफी ज्यादा हेल्दी साइड में बनी हुई है। जिंक की अगर वॉल्यूम प्रोडक्शन की बात करी जाए, वॉल्यूम सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 2.5% रहने का अनुमान है। लेड में 12.5% की जो बढ़ोतरी है वो एक्सपेक्टेड है। वहीं सिल्वर में भी 11 से 11.5% की जो बढ़ोतरी है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन आगे मैनेजमेंट की तरफ से मार्जिन्स को लेके किस तरीके का कमेंट आता है, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्या आगे भी ये मार्जिन स्टेबल रहेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल का प्राइस है उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वार्टर 4 के नंबर तो यहाँ पे हमें स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लोधा डेवलपर के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हमें न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही नंबर्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी थोड़े से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस टाइम पे अगर बात करें बुकिंग्स की तो इसमें करीब 24% का हमें जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। साल दर साल इनका जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है वहां पे ट्रैक्शन अभी भी आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके का इस टाइम पे एनवायरनमेंट बना हुआ है वहां से हो सकता है कि डिमांड में हमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे। जो कलेक्शन है वो हमें थोड़ा स्लोअर साइड में जाता हुआ दिखाई दे। इवन जो एग्जीक्यूशंस हैं वो भी हमें लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। और इस टाइम पे ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है कंपनी के उससे भी हो सकता है कि आगे चल के हमें इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। तो हिंजिंग के नंबर्स अच्छे, लोधा डेवलपर के न्यूट्रल टू नेगेटिव। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया कंचन। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। आनंद जी, पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं IT स्टॉक्स के साथ। बिग 5 के नंबर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आज इन्फोसिस के भी आ जाएंगे। लार्जली डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन इन लेवल्स पर क्या व्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? देखिए, व्यू शायद इस क्वार्टर आपको थोड़ा सा क्योंकि रुपये इतना गिरा है इसलिए कुछ तिमाही के लिए नतीजे थोड़े से बेटर हैं, लेकिन अभी भी कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और फंडामेंटल प्रॉब्लम जो ये है कि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है कि जिस तरह के प्रोग्रामर चाहिए थे आपको पहले, वो फिर से आपको चाहिए होंगे AI के कारण। तो वो जब तक सेटल नहीं होता है कि आपको ज्यादा लोग चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ गया है या कम लोग चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जब तक ये डिबेट सेटल नहीं होता, मेरा मानना ये रहेगा कि IT के ऊपर प्रभाव बना रहेगा नेगेटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव। आनंद सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा जो गियर शिफ्टिंग हुई है एनर्जी स्टॉक्स की तरफ, पावर स्टॉक्स की तरफ, कोल की तरफ, आपका इस पर रुझान क्या है? इस टेक्निकल प्ले को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किसी स्टॉक पे हो इस सेगमेंट में तो प्लीज बताइएगा सर। देखिए, जहां तक एनर्जी पावर का क्षेत्र का सवाल है उसमें जनरेशन से शुरू करते हैं। आज के दिन कोई नया प्लांट ऐसा नहीं आएगा जहां पे PPA ऑलरेडी साइन नहीं है।
मर्चेंट पावर के ऊपर आजकल कोई निर्भर नहीं करता है। तो आपको जो भी पीपीए साइन करना है उसके हिसाब से ही आपको बनाना पड़ेगा और जनरेट करना पड़ेगा। जहां तक कोल बेस्ड प्लांट है उसमें आपका रिटर्न मोर और लेस फिक्स्ड हो जाता है। जहां तक जनरेटर आप सोलर में आप अज्यूम करते हैं तो उसमें अगर आपका डिलीवरी प्राइस फिक्स्ड है तो बाकी फाइनेंसिंग कॉस्ट ही है। और अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो है शायद बढ़ जाएंगे, कम होने की संभावना कम नजर आती है, तो उसके ऊपर आपको फिर से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गुड न्यूज आने की संभावना बन रही है। नेक्स्ट लेवल है आपका ट्रांसमिशन में क्लियरली आज के दिन दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो ट्रांसमिशन इटसेल्फ कम है, तो आपको ट्रांसमिशन में जितने कंपनियां जो सप्लाई करते हैं, भले वो ट्रांसफार्मर हो या कोई भी अदर कोई इक्विपमेंट हो, तो उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ नजर आती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि आज अब जो है गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि अगर आप रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं तो आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, क्योंकि आप जो फ्लक्चुएशंस आते हैं रिन्यूएबल से वो आपको कुछ हद तक बैटरी के साथ काम करना होगा। तो इसलिए जो भी बैटरी मैनेजमेंट में है, बैटरी प्रोडक्शन में है, वहां पे भी आपको नया डिमांड नजर आ रहा है। बाकी उसमें जो जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है वहां पे कोई खास प्ले है नहीं। तो अगर आप स्टैंडर्ड पावर क्षेत्र देखें तो ट्रांसमिशन और उसके साथ साथ बैटरी, ये दो अपॉर्चुनिटीज जो है वो अच्छी लग रही है। ओके आनंद जी, गुड आफ्टरनून। और एनर्जी स्पेस, आईटी स्पेस पर हमने चर्चा कर ली। अच्छा, एफएमसीजी पैक भी पिछले कुछ सत्रों से फ्लेवर में आ रहा है। नेस्ले के नतीजे देखे हमने और कमजोर मार्केट में भी एकदम से एफएमसीजी पैक उभर कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या अब कंस्ट्रक्टिव व्यू बन रहा है आपका? वैल्यूएशंस अभी भी 40 से ऊपर है। ग्रोथ आपको जो दिख रहा है वो एक ही दो कंपनियों में शायद आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगा। इन्फ्लेशनरी ग्रोथ कुछ हद तक रहेगा। इन्फ्लेशन के कारण जो भी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां हैं जहां पे ग्रोथ है, वहां पे शायद आपको कुछ हद तक ठीक ठाक ग्रोथ मिल जाए, शायद डबल डिजिट ग्रोथ भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको कंज्यूमर क्षेत्र में प्ले करना ही है तो आज के दिन बहुत तरीके हैं वहां पे उसमें प्ले करने का, और आप सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, भले वो ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्ट हो, क्विक कॉमर्स हो। तो इस वक्त एफएमसीजी थोड़ा सा पुराना क्षेत्र हो गया है, और जब तक वैल्यूएशन और यहाँ से कम नहीं होता तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई मेजर ट्रेंड आ सकता है। हाँ, इक्का दुक्का स्टॉक जरूर होगा जहां पे आपको क्योंकि कोई कंपनी ने कुछ किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेस्ले आपने मेंशन किया, उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है, हो सकता है जैसे बजाज कंज्यूमर ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, तो एक दो स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं। लेकिन एफएमसीजी पर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ओवरवेट करने की संभावना की जरूरत है। ओके आनंद सर, ये ट्रैवल और टूरिज्म और ये जो हॉलीडे सीज़न है वो कमेंस होने वाला है। होटल्स में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज भी हुआ है। आई मीन, आप इंडियन होटल्स को देखिए, आईटीसी होटल्स को देखिए, कोई होटल स्टॉक आपके वैल्यूएशन पैरामीटर में अगर अच्छा बैठ रहा हो, कोई है रीड किया हुआ इस वक्त का? होटल्स में क्या है कि ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस रहता है, और जैसे आपने कहा क्योंकि अभी फिलहाल ये वॉर के कारण काफी डैमेज हुआ है, शायद आपको कुछ थोड़ा सस्ता मिल जाए एक दो स्टॉक। बेसिकली सेकंड टियर नॉन इंडियन होटल्स काइंड ऑफ सेक्टर जो है वो काफी थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस पे आ गया है। मैं कंपनी के नाम तो नहीं बोल लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पे ग्रोथ दिखा रही हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये होटल्स में ये दिखता है कि वहां पे बिजनेस ग्रोथ जब तक आ रही है तब तक वो कंपनियां ठीक ठाक हैं। कंज्यूमर और जो रिटेल जो है वो मेरे हिसाब से दे हैव आउट प्राइस देमसेल्व्स, क्योंकि आप कहीं भी देखें आज के दिन बाहर जाना ज्यादा, इंडिया से बाहर ट्रैवल करना ज्यादा सस्ता होता है बनिस्बत इंडिया के अंदर। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि ये कैसे संभाल सकते हैं। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आते हैं इंडेक्स पे। चलिए जनाब, पूरे दिन दूरी बनाए रखी, लेकिन अंतिम समय में हम डे लो की तरफ प्रोसीड करते हुए अनुज, मेरे ख्याल से कितना 24 पॉइंट का डिफरेंस है वर्सेस डे लो, और निफ्टी बैंक इटसेल्फ एट डे लो, यानी कंप्लीटली नतमस्तक जिसे कहते हैं ना, हमें क्रूड के आगे, है ना। कल के लिए व्यू क्या रहेगा अनुज? कल अच्छी बात एक है कि कल शुक्रवार है ना। सबसे अच्छी बात यही है कल, है ना। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आज हम टेक्निकली सिर्फ डे लो पर नहीं है, आज हम वीकली लो पर हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा। ये वीक का लो है,
इस वीक का लोएस्ट लेवल है इस समय निफ्टी का, आई थिंक बैंक निफ्टी का भी होगा। और बस एक अच्छी बात ये है, हाँ, ये कि ये अगर इस वीक का चार्ट देखेंगे आप, निफ्टी का तो ये रहा, बैंक निफ्टी का भी दिखा दीजिए एक बार मुझे ज़रा, इस वीक का अब तक का चार्ट। बैंक निफ्टी में मोरलेस वीक लो पर है। बस मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो देखिए इंडेक्स में विरुद्ध 2-3 दिन हो गए, अब व्यू यही रहा है कि नई पोजीशन नहीं बनानी है अभी, क्योंकि मार्केट में करेक्शन ड्यू है। हम थोड़े से कॉशियस रहे हैं। बात शुरुआत डॉलर रुपये से हुई थी, लेकिन अब उसमें क्रूड का भी तड़का जुड़ गया है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके अभी भी ज़बरदस्त हैं दोनों साइड पर, लॉन्ग और शॉर्ट, और वही ढूंढने हैं आपको। स्ट्रेंथ के साथ रहें, वीकनेस में शॉर्टिंग के भी आइडियाज़ ढूंढें, वो भी ज़रूरी है। चलिए अब नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। नूपुर। बिल्कुल, फार्मा स्टॉक्स आज रडार पे आते हुए दिखे। शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव खबर यहाँ पर जल्द आती हुई नजर आ सकती है, तो एक अच्छा खासा रिबाउंड स्टॉक में दिखा और शॉर्ट कवरिंग तो हुई है और फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है डीलर्स के डेस्क पे। पिरामल फार्मा ये स्टॉक भी आज फोकस में, यहाँ पर भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का एक मोमेंटम देखने को मिला और साथ ही साथ फ्रेश बाइंग भी आती हुई नजर आई है। नजर रखिए मैनकाइंड फार्मा पर भी Q4 के नतीजे काफी बेटर हो सकते हैं, स्पेशली जो मार्जिन होंगे कंपनी के वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से खरीदारी की सलाह यहाँ पे डीलिंग रूम से आती हुई दिखी है। और चौथा स्टॉक है IIFL फाइनेंस। 10% का डाउनफॉल यहाँ पे आज स्टॉक में दिखा है। हो सकता है कुछ नेगेटिव खबर यहाँ पर आती हुई दिखे, बिकवाली की सलाह यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। पेनल्टी से जुड़ी कुछ खबर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आज थोड़ा डाउन ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओके, डीलर्स की तरफ से फार्मा स्पेस क्योंकि अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ से डॉक्टर रेड्डीज, पिरामल और मैनकाइंड आया है। यहाँ पर खरीदारी की राय है डीलर्स की तरफ से। वहीं IIFL फाइनेंस काफ़ी कमज़ोर था आज के सेशन में, 10% नीचे के यहाँ पर गिरावट और वहीं पे क्लोज होने की तैयारी, तो यहाँ पर बिकवाली की राय है डीलर्स की तरफ से। लेकिन हमारा पैनल क्या पिक कर रहा है वो समझ लेते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, बताइए फ्राइडे के सेशन के लिए STBT या BTS? बीटीएस की ट्रेड ही रहेगा और मैं भारत डायनेमिक्स ही रिपीट करूंगा कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि आप लास्ट 1-1.5 घंटे में भी देखेंगे तो मार्केट में जो हाई लेवल से करेक्शन आया है उसमें ये स्टॉक ऐसा है जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कोई भी प्राइस वाइज डिप नहीं दे रहा है। तो आई थिंक ये कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव से 1390 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को खरीदारी करके जाए और ऊपर 1470 के टारगेट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BDL आपका ट्रेड 1419 पे और मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए APL अपोलो पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो APL अपोलो का फ्यूचर सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 2071 का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 1925 के। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स यहाँ पर बिकवाली की राय है मानस जी की तरफ से, तो ये STBT आ गए। शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रही हैं, BTST या STBT? BTST रहेगा श्रेया। आई गो विद टॉरेंट पावर ओनली। यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रेंथ काफी है। 1720 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना चाहिए। 1800 से 1820 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड। ओके, टोरेंट पावर अप्रैल फ्यूचर्स, ये आपका BTST ट्रेड रहेगा। ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड मारुति में एक छोटा सा कंसोलिडेशन लास्ट एक हफ्ते से हो रहा था 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बराबर नीचे, और ये आज नीचे की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा विच इज 13,000, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन नीचे टूटा है वो अब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नीचे। मीडियम टर्म ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी ये स्टॉक चल रहा है। सो माय टारगेट्स ऑन द डाउन साइड वुड बी 12,200 और ऊपर में जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज 13,550। ओके, मारुति यहाँ पर STBT की कॉल आई है सोमिल जी की तरफ से। अमित जी, आप किस साइड हैं, STBT या BTST? अमित जी, अनम्यूट का बटन दबा दें। सॉरी श्रेया जी, कोल इंडिया ही रहेगा। 2 बजे की कॉल थी, डेज हाई पे बंद हो रहा है, एक अच्छे पुल बैक जोन से बाहर आ रहा है, 10-20 डेमा के ऊपर जस्ट निकल रहा है। यहाँ पे जो पुल बैक करेक्शन आना था वो ओवर हो चुका है। 445 का स्टॉप लॉस रहेगा और 462 के टारगेट्स रहेंगे कोल इंडिया में। ओके, प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या रहेगी? मेरा ध्यान है शॉर्ट साइड, वो है बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व में एक सेलिंग प्रेशर है।
ट्रेड करें 1791 प्लस पे, स्टॉप लगाएंगे 1805 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड टू 1760 पॉसिबल है। बजाज फिंसर्व एसटीबीटी। बजाज फिंसर्व एसटीबीटी, आज एक बीटीएसटी एसटीबीटी बीटीएसटी एसटीबीटी ऐसे कॉल्स आए हैं तो काफ़ी मिक्स्ड है। क्या मिक्स्ड एफएनओ सेटअप भी नजर आ रहा है वीरेंद्र जी? किस साइड है आज? बेरिश होगा जिस तरीके से मार्केट रहा है आज? बिल्कुल श्रेया, और बिल्कुल सही भाप लिया आपने। और टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का बिखरना और निफ्टी का भी सरेंडर करना वो क्लियरली विजिबल है, और वो ब्रेथ को भी अगर आप देखें तो इम्पैक्ट कर रहा है। खराब ब्रेथ आज। प्लीज़ स्क्रीन पे दिखाइएगा लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, और लुक एट लॉन्ग। आज अभाव था 97 लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब क्रूड के श्रेया इस बिहेवियर के बीच में कोई अपना प्रॉफिट खड़ा रखना नहीं चाहता। दैट्स कॉल अगर आप देखें अ फीलिंग ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं ना, टू बुक योर प्रॉफिट्स इनटू कैश, वो नज़र आई। ये लास्ट का खांचा जो है वो यही दिखाता हुआ। शॉर्ट 60, लॉन्ग अनवाइंड, लॉन्ग 20 में और शॉर्ट कवरिंग करीब 41 में। तो ज़्यादातर जो थोड़ा बहुत आपको आज जो थ्रस्ट मिला ना ऊपर की तरफ, या फिर निफ्टी को लगभग 80% ऑफ द टाइम अगर किसी ने सिक्योर किया ग्लेनमार्क फार्मा या फार्मा, उस पर शॉर्ट कवरिंग थी। फ्रेश बाइंग बहुत नहीं थी। ग्लेनमार्क फार्मा में फ्रेश बाइंग थी, बाकी जियो फाइनेंशियल्स और अपोलो हॉस्पिटल, ज़ायरस लाइफ और पीवी फिनटेक, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ लॉन्ग था। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवर। अब इस स्लाइड को देखिए, सिप्ला, पिरामल फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। तो मैं कह रहा हूँ कि जो जिस स्पेस ने हमें थोड़ा सा स्पेस दिया टू ब्रीथ, वो भी शॉर्ट कवरिंग के सारे फ्रेश लॉन्ग का अभाव था। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट वाली, वहाँ पे कहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट बना, और मेरे ख्याल से सबसे ऊपर इसमें टीवीएस मोटर्स, आज ऑटो में कोलैप्स था, एमएनएम कोलैप्स हुआ, इंडियन होटल्स, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसीज में द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इस दौर का रिवर्सल में वो आज कोलैप्स हुआ। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुई। ये लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे, हेवल्स कंप्लीटली, और आप देखिए नंबर के बाद यूनियन बैंक, आई मीन द कल्प्रिट इन द पीएसयू बैंकिंग बास्केट, फोर्स मोटर्स, ट्रेंट और अशोक लेलैंड, आज सारे के सारे स्टॉक्स कोलैप्स हुए। तो खराब दिन, और हम टुवर्ड्स लो प्रोसीड करते हुए डेलो के, आई मीन 24,173। एक स्टॉक और लेके आइए स्क्रीन पर जहां जिसका मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक फिजल आउट हो गया, दैट्स बजाज फिंसर्व। सोमिल, इसको जरा एक बार रीड कीजिएगा। यहाँ पे एक फेलियर ऑफ फ्लैग है ना, ये एक फेलियर ऑफ फ्लैग है। एक बुलिश पैटर्न जो है वो सडनली फेलियर में कन्वर्ट हो गई। आपने 20 डे को तोड़ दिया, जिसको आप इस पूरे 9 अप्रैल से लेकर अब तक मेंटेन कर रहे थे। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया है तो मैं ठीक है, एक व्यू जा चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। एंड द सेम इज द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन होटल्स। सोमिल, इस पे क्या कहेंगे आप? इंडियन होटल्स में अगेन जो बाउंस आया था वो अभी कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। द ओनली रीजन आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस, लेकिन एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना था ऑन द आवरली चार्ट जो नीचे टूटा है, और आज के सेशन में 10 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ रही है। इनफैक्ट इवन 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग आ रही है, और मुझे लगता है कि ये अब कमजोर हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। जो पुल बैक था वो 61% रिट्रेसमेंट पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक रिएक्ट किया है नीचे की तरफ। दैट मींस इट इज वीक, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि नीचे में 600 तक ये फिसल सकता है। तो व्यू नेगेटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में भी आप अवॉइड करें इसे, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म नीचे में 600 तक ये गिर सकता है। मीडियम टर्म में भी अवॉइड कीजिए, शॉर्ट टर्म में भी 600 तक की बिकवाली देखने को मिल सकती है इंडियन होटल्स पर। ये व्यू हो गया कमज़ोर काफ़ी चार्ट्स पर। अच्छा, कमज़ोर काउंटर्स, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट एकदम देखने को मिला आज के सेशन में। हेवल्स एकदम 7.5% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। यूनियन बैंक देख लीजिए, यहाँ पे भी 7.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग, और ऐसा रिजल्ट का इम्पैक्ट था। ट्रेंड देख लीजिए, 4.5% क्वार्टर फोर नतीजे इतने अच्छे सभी ने कहा, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ख़राब किया। कॉशियस कमेंट्री उसने इम्पैक्ट दिया है। एसबीआई लाइव देखिए, ये भी 4% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी। अच्छा, आज पूरा ईएमएस स्पेस भी बैकफुट पर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रखेगा स्क्रीन पर, 3.5% की करीब यहाँ पर गिरावट। एक बार डिक्सन रख दीजिए स्क्रीन पर। डिक्सन में भी आज कमजोरी थी। डिक्सन भी अगर आप देखें 3% से ज़्यादा फिसल गया आज के सत्र में, लगभग 4%। और एम्बर रखिएगा, शायद एम्बर में इन कंपैरिजन टू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और डिक्सन थोड़ी कम गिरावट रही है। हाँ, ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है।
आशीष जी CG5 चुन रहे थे इस पूरे स्पेस से, लेकिन डिक्सन पर कल व्यू देख रही थी रिपोर्ट, इनफैक्ट आज भी आई थी, कुछ खामियां तो हैं, एक फंडामेंटली भी कुछ दिक्कतें हैं, चार्ट्स पे भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। गाबा से डिक्सन 10,883 के लेवल पर, क्या शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? वेल काफी दिन से एक थोड़ी स्ट्रगल नजर आ रही थी ऑन द वे अप, इसलिए आज जो मूव बना है काफी हद तक वीक है। 10,827 पर ट्रेड कर रहा है डिक्सन, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे 10,900 का, ज्यादा नहीं, करीब 75 रुपीज का है, अंडर 75 रुपीज। 10,600 लोअर लेवल्स पॉसिबल है। आई थिंक इज अ गुड कैंडिडेट फॉर शॉर्ट डिक्सन, प्रकाश सर को डिक्सन शॉर्टिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नज़र आता हुआ। इट्स 10,822। आज इसने अपने 2 एवरेजेस को सरेंडर किया और मैं जैसे कि कह रहा था कुछ देर पहले जब मैं ब्रेथ को रख रहा था स्क्रीन पे कि फार्मा हमें एक कंफर्ट इंडेक्स को ब्रीदिंग स्पेस देखे गया और हमारे डे लो को, मॉर्निंग लो को प्रिवेंट करने में हमें काफ़ी मदद करी फार्मा ने, लेकिन वो भी याद रखिएगा सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे चला। अच्छा, टुवर्ड्स क्लोज कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा, ये है 12,197 पे। रुचित, ये डिफरेंट है ना? एक तो अगर मैं इसको रीड करूँ ना, स्पेशली 2 अप्रैल या फिर इस सीरीज में, जिसे कहते हैं ना बाजार की तमाम टर्बुलेंस, फियर, टेंडेंसी ऑफ कोलैप्स, सबसे दूर बिल्कुल कंफर्टेबल चार्ट लग रहा है। आपकी रीडिंग क्या करिए अल्ट्राटेक सीमेंट पे? ग्रेजुअल अप मूव है और अच्छी बात ये कि जो इन बिटवीन करेक्शन था हम ये स्पेशली पिछले 2 दिनों में मार्केट में देखे, उसमें सब एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा है और जो करेक्टिव के टाइम पे भी काफी शार्प करेक्शन था स्टॉक में, बट सभी ये इसके की एवरेजेस है, 20 डेमा हो, 50 डेमा या 200 डेमा हो, वो ये स्टॉक में वापस से उसके ऊपर प्राइसेस ने रीगेन कर लिया है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 12,600, 12,700 नियर टर्म में स्टॉक जा सकता है। डाउनसाइड अब यहाँ से काफी लिमिटेड रहनी चाहिए स्टॉक। डाउनसाइड लिमिटेड है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, ये व्यू है। पूरे सीमेंट स्पेस ने हाइक भी किए हैं प्राइसेस, तो उसका एक इम्पैक्ट देखिए आज ऑलमोस्ट खराब बाजार में भी इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। भारतीय एयरटेल ने भी आज इनफैक्ट कोशिश की, एक बार भारतीय एयरटेल का रखिएगा चार्ट स्क्रीन पर, और यहाँ पर वो निचले स्तरों से रिकवरी के साथ लगभग 0.25% की तेजी के साथ ये क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कोल इंडिया तो अमित जी ने पिक भी की थी, वहाँ पर स्ट्रेंथ थी और पूरा फार्मा स्पेस इनफैक्ट आज फ्लेवर में था। तो सिप्ला डेज हाई नहीं लेकिन उसी के आसपास क्लोज होने की तैयारी। अच्छा, और कौन से काउंटर्स ने इस खराब बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया? L&T रखिए एक बार। L&T इनफैक्ट शुरुआत से ही यहाँ पर स्ट्रेंथ थी और मानस जिससे हमने चार्ट चेक भी लिया था, L&T पे राई पॉजिटिव थी, तो देखिए ये भी लगभग 1% के गेंस के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। हॉस्पिटल स्टॉक्स, पूरा हेल्थ केयर पूरा स्पेस फोकस में था। मैक्स हेल्थ केयर रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, वहाँ पर भी अच्छी तेजी। FMCG पैक में नेस्ले के शानदार रिजल्ट्स के बाद कल भी हमने बाइंग देखी, आज भी हमने बाइंग देखी, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता हुआ टाटा कंज्यूमर ने भी यहाँ पर कमान संभालने की कोशिश की, 0.5% तेजी के साथ क्लोज हो रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे आज मार्केट में, लेकिन हाँ क्लोजिंग अगर इंडेक्स की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो वो काफ़ी ख़राब। वीकली भी अगर आप बात करें तो आज का सेशन अच्छा नहीं रहा। थर्सडे का सेशन क्लोजिंग रही कैसे, वो एक बार बिग वॉल पर समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। ओवर टू यू। बिल्कुल श्रेया, आज एक बहुत ही ख़राब क्लोज और कल सेंटीमेंट IT ने ख़राब किए थे, आज क्रूड ने ख़राब किए। टाटा साहब एक बार क्रूड रखिएगा। बहुत से लोग अगर आप देखते तो उस पर ट्विटर पे प्रश्न पूछ रहे थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन क्रूड। आई मीन स्पेशली आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी टूटा, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स टूटा, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24,162, हम 22 अंकों के फ्रैक्शन से डे लो को मेंटेन कर रहे हैं। 104 पे क्रूड, हम अभी भी इसको अगर आप देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और देखिए सिर्फ क्रूड नहीं, क्रूड प्लस रुपी, ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं ना वो कंप्लीटली हमारे अगेंस्ट होते हैं। इसके आगे बाजार का खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। इंडिसेस पे बैक टू इंडिसेस आइए एक बार, तो हार्डली अगर आप देखें 20 पॉइंट के आप फ्रैक्शन से अगर आप देखें डीलों को बचा रहे हैं। निफ्टी बैंक 56,276 पे आज क्लोज हो रहा है एग्जैक्टली अपने 50 डेमा पर। उस एवरेज को जिसको हमने बाइसेक्ट करके करीब 57,000 तक का मूव दिया था, 57,500 तक का, हम उस पर आज जाके क्लोज होते हुए आज IT 1.5% नीचे रहा। मिड कैप्स में गिरावट थी लेकिन बहुत तुलना में अगर आप देखें कम थी, है ना। और सेम जगह स्मॉल कैप ब्रेथ खराब थी, आई मीन डिक्लाइंस करीब 2,000 और करीब 2.5% शेयर जो थे वो आज
गिर के कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स लगभग आज 894 अंक नीचे, निफ्टी फिलहाल 24,158 पे 225 अंक नीचे। एक बार निफ्टी के ग्रिड पे आइए सीधे और फिर उसके बाद सेक्टर्स पे आएंगे। ग्रिड में फार्मा आपको दिखेगा कि बचाने की कोशिश कर रहा था, हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक तो इंडिया विक्स आज फिर 1860 के ऊपर, दैट्स बैड, ये खराब है। बाकी कैपिटल गुड्स इंडेक्स आज ठीक रहा और हल्के से गेन एनर्जी स्पेस में थे, डिफेंस में गेन थे, फार्मा में 2.25% मूव था यहाँ पर। और बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें आज काफ़ी डैमेज रहा। सबसे बड़ा प्राइस डैमेज पीएसयू बैंक्स में ही रहा और निफ्टी ऑटो में, यानी वो दो क्षेत्र, वो स्पेस जिनका एक सीधा सरोकार होता है सेंटीमेंट वाइज, नंबर्स के वाइज क्रूड से, आज वो धराशायी हुए। और बाकी अगर आप देखिए फार्मा ने हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। निफ्टी शट 24155 पर, निफ्टी बैंक 56,314 पर, निफ्टी आईटी आज एक बार फिर से फाइनली 1.5% नीचे बंद हुआ। मतलब आज भी पेन रहा, शुरू में शायद वो थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो एक रिलीफ था, बट नहीं। और एक बार लेके आइएगा निफ्टी फार्मा, एक बार निफ्टी फार्मा को देखते हैं। क्या ये मात्र एक शॉर्ट लिव्ड या फिर खबरों के बाद छोटा सा एक ऐसा सेशन था जिसमें हमारा प्रेशर रिलीज हुआ? आप कह सकते हैं बेटर प्लेसमेंट थी निफ्टी फार्मा की आज फिर भी तुलना अगर आप करें तो, जिस प्रकार के बाजार के हालात थे। तो श्रेया, बहुत ही संघर्ष रहा कल भी, आज भी संघर्ष रहा। कल निफ्टी आईटी का, आज भी निफ्टी आईटी का, लेकिन मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। शुक्रवार को फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं तेल थोड़ा सस्ता हो, है ना, हमारी हालत कम खस्ता हो, है ना। सही कहा। ओके, तो कल होगी मुलाकात। हाँ श्रेया कल होगी मुलाकात फ्राइडे के सेशन में। फ्राइडे बोलते ही सर एक अच्छी फीलिंग आ जाती है मॉर्निंग पैनल में सभी समीकरण के साथ। तो कल मिलते हैं, नमस्कार।